Sometimes may be good, sometimes may be shit. That's what I'm talking about. That's why he's the MVP. हाय हाय, इतना सुकून. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. I mean, it's all right. Like, this shit means something to me, man. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक छोटा बट डीपली इन्फ्लुएंसिंग रीजन जिसकी वजह से इम्तियाज अली वॉज एबल टू रीशेप कंटेम्प्रेरी रोमांस इन हिंदी सिनेमा is कि ही अंडरस्टैंड्स द वेट ऑफ लव. सुनने में बहुत सिंपल बात लगेगी, बट ट्रस्ट मी, बॉलीवुड के ओवर द इयर्स इसी पॉइंट को ना समझने की वजह से हम सबकी जिंदगी में एक ना एक क्रिंज होपलेस रोमांटिक फेज रहा है. आई मीन, यूजुअली जो भी ट्रेडिशनल रोमांटिक फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, उसमें कैरेक्टर्स की फीलिंग्स बहुत एक्सट्रीम और बहुत एब्सोल्यूट वे में प्रेजेंट की जाती हैं. मानो हर कैरेक्टर को अपनी फीलिंग्स एग्जैजरेट करना बखूबी आता हो. अगर मेल फ्रेंड से थोड़ा अफेक्शन बढ़े तो प्यार, अगर मोहल्ले में खूबसूरत लड़की दिख जाए तो प्यार, अगर क्लब में लड़की पलट के ताड़ ले तो प्यार. मतलब प्यार जो नॉर्मली बहुत लेटर स्टेजेस में जाके होता है, किसी इंसान को इन एंड आउट जान के, उनकी सारी कमियों खामियों को एक्सेप्ट करके होता है, वो इन कैरेक्टर्स को आंखों आंखों में ऐसे हो रहा है मानो जैसे कंजक्टिवाइटिस. एंड सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट में इशू नहीं है. इवन इन दोस केसेस जहां लीड कैरेक्टर्स के बीच अच्छा खासा बिल्डअप होता है बिफोर देम फॉलिंग इन लव, वहां भी बहुत अर्ली पॉइंट पे कोई ना कोई कैरेक्टर अपनी फीलिंग को एज प्यार एक्नॉलेज कर ही लेता है. मैंने अपनी जिंदगी में पहले इतनी खुशी महसूस ही नहीं की. प्यार हो गया था मुझे, या तो थ्रू अ सॉन्ग, या फिर बेशर्मों की तरह बोल ही देता है. हो गया, प्यार हो गया, जिससे वो अनएक्नॉलेज्ड रोमांटिक टेंशन खत्म सी हो जाती है जो इन कैरेक्टर्स के बीच पहले थी. एंड दिस इज वन एस्पेक्ट जहां इम्तियाज अली की मूवीज थोड़ा स्टैंड आउट करती हैं. उनकी फिल्मों में मोस्ट ऑफ द टाइम लीड कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन में देयर आर नो टैग्स अटैच्ड. इट्स एज इफ बॉलीवुड ने हमें बता तो दिया कि प्यार दोस्ती है, बट इसका असली मतलब इम्तियाज अली ने समझाया. उनकी हर फिल्म में लीड कैरेक्टर्स पहले एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, एंड देन उसके बाद कहीं जाके वो पॉइंट आता है व्हेन दे वुड स्टार्ट फीलिंग थिंग्स फॉर ईच अदर. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स मोर अबाउट कैरेक्टर्स का एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना विदाउट द बर्डन ऑफ प्यार. फॉर एग्जाम्पल, लव आजकल में ऑल्दो जय मीरा के रिश्ते की शुरुआत डेटिंग से होती है, बट फर्स्ट वहाँ प्यार व्यार का चक्कर दूर दूर तक नहीं होता. मतलब वो प्यारी का जिसकी जुदाई में लड़का सर्फ ना खा ले. बट यहाँ तो भाई ब्रेकअप पार्टी होती है, ब्रेकअप पार्टी. एंड सेकेंड, इन नो टाइम हम जय और मीरा को ब्रेकअप के जज्बात एज फ्रेंड्स बॉन्ड करते देखते हैं. आई मीन, जय लिटरली उसको उसके बॉस के साथ शिप करता है. तो तुम कहते हो ट्राई करना चाहिए? 100%. Which clearly means कि he doesn't have anything for her, or he is just a coel. यानी मेन पॉइंट इसकी इम्तियाज अली कैरेक्टर्स अपने शुरुआती इंटरेक्शंस में एक दूसरे के रिश्ते को प्यार जैसे भारी इमोशन से बर्डन नहीं करते, जिसकी वजह से देयर इंटरेक्शंस आर मोर अबाउट द फन मोमेंट्स ट्रिगर्ड बाय देयर इंडिविजुअल पर्सनालिटीज रादर देन एक दूसरे को इम्प्रेस करने के घिसे पिटे ट्रोप्स या वही क्लीशेड तरीकों से अपना प्यार प्रूफ करना. आई मीन, ये बात एक झटके में समझ आ जाएगी व्हेन यू रियलाइज द ओनली टाइम इम्तियाज अली ने लव एट फर्स्ट साइट और मोर लाइक लव एट फर्स्ट नाइट पोर्ट्रे किया वाज दिस. चाहे रिलेशनशिप के समय एक दूसरे को कैजुअली लेना हो, पोस्ट रिलेशनशिप एक दूसरे से और ट्रांसपेरेंट हो जाना, दिल्ली में एक दूसरे के साथ घूमना डिस्पाइट डेटिंग टू अदर पीपल, यही सब चीजें ही तो जय और मीरा की बॉन्डिंग इतनी मजेदार बनाती हैं. मीनवाइल इधर हमें क्या मिलता है, वही अपने प्यार को बार बार अलग तरीकों से प्रूव करना. कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? शायद वो तुम ही हो. जिस मोमेंट तुम्हें लगे मैं तंग कर रहा हूं, मैं चला जाऊंगा. मतलब शुरुआत से वीर और जोई के हर इंटरेक्शन को सच्चे प्यार के लेंस से दिखाने के चक्कर में द स्टोरी क्लियरली मिसेस आउट ऑन दोस फन इंटरेक्शंस जिससे जय और मीरा, इनफैक्ट हर इम्तियाज अली पेयर का बॉन्ड निखर के आता है. इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए किसी भी रियल लाइफ लव स्टोरी के प्रोग्रेशन के बारे में सोचो. अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्रेसिंग. पहले स्टेज में ऑब्वियसली दो लोग एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, फन या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. नहीं, या मैं अपनी एल जनरेशन के सिचुएशनशिप्स, ब्रेड क्रम्बिंग, लव बॉम्बिंग जैसे क्रिंज फेजेस की बात नहीं कर रहा. जेन्युइन क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस जहां दो लोग विदाउट एनी इंटेंशंस एक दूसरे के करीब आते जाते हैं. सेकंड स्टेज में सडनली फीलिंग्स किक इन करती हैं एंड एक इंसान या लकी हुए तो दोनों का एक दूसरे के टुवर्ड्स आउटलुक थोड़ा चेंज होता है. दिस इज द स्टेज जहां दूसरे के लिए तुम वो चीजें करने लगते हो या ऐसे रहने लगते हो जैसे किसी के साथ नहीं रहते. You actually get confused कि तुम्हें ये हो क्या रहा है, and you try to explore this feeling. And then the third stage would be जहाँ इस feeling को तुमने as प्यार acknowledge कर लिया है and उसे खुलेआम express कर रहे हो. नाउ अगर बॉलीवुड मूवीज में ओवर द डेकेड्स लव स्टोरीज के डिपिक्शन को हम इन पैरामीटर्स के साथ ट्रैक करें तो क्लियरली समझ आ जाएगा हाउ इम्तियाज अली गेव बर्थ टू अ न्यू एरा ऑफ रोमांस.
रेट्रो फिल्मों में ऑब्वियसली लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला ज्यादा प्रेवलेंट था। लीड पेयर के ज्यादातर इंटरेक्शंस प्यार के अराउंड ही होते थे, जिसकी वजह से इंटेंशनलेस अंडरस्टैंडिंग वाला एस्पेक्ट बहुत कम देखने को मिलता था, और एक्सप्लोरिंग वाला पार्ट तो छोड़ ही दो। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम DDLJ, कल हो ना हो, हम तुम जैसी फिल्मों में इस अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज को भी अच्छे से दिखाया जाने लगा, जहां लीड पेयर प्यार में पड़ने से पहले एक दूसरे के साथ विदाउट एनी इंटेंशंस क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बट अगेन एक्सप्लोरिंग वाला एस्पेक्ट का नामो निशान नहीं, अंटिल दिस गाय कम्स इन। चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं कि कैसे इन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को इम्तियाज अली ने अपनी मूवीज के थ्रू रीडिफाइन किया है। उनकी मूवीज में ये इंटेंशनलेस अंडरस्टैंडिंग वाला एस्पेक्ट पहले की रोमांटिक फिल्मों से कहीं ज्यादा रहता है, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। बट ये भी ध्यान दो कि इन फिल्मों में लीड कैरेक्टर्स के ये इंटरेक्शंस कितने डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसके ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हैं। द फर्स्ट वन बीइंग कि इम्तियाज अली कैरेक्टर्स यूजुअल कॉन्वर्सेशन नॉर्म्स ब्रेक करते हैं। दो लोगों की फर्स्ट मीटिंग के लिए वो कहते हैं ना, ब्रेकिंग द आइस। इम्तियाज अली कैरेक्टर्स उस आइस को सिर्फ ब्रेक नहीं करते, बल्कि उसका गोला बना के खेलने लगते हैं। जितना कोई इंसान पहली बीट में फ्रैंक होगा, उससे कहीं ज्यादा ये कैरेक्टर्स एटलीस्ट वन अमंग द टू अपनी पहली बीट में फ्रैंक होते हैं। एंड ग्रेजुअली इवन द टॉपिक्स जिन पे बात करते हैं आर टॉपिक्स जो तुम अभी अभी मिले किसी इंसान से शायद ही कभी डिस्कस करोगे, स्पेशली अगर उसने तुम्हें अगवा किया हो। फॉर एग्जाम्पल सिड और आयशा जब पहली बार मिलते हैं तो पूरी रात वो मोस्टली मुंबई की ही बातें करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ वाली बात हो जाती है। मैं तुम्हें कोई गलत आइडिया नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज अली कैरेक्टर्स लेट देयर इंट्रूसिव थॉट्स विन। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है आपका। क्या पसंद है तुम्हें? एक सिनेमा थिएटर है अमर टॉकीज, पुरानी दिल्ली में। तो काम हो गया? हाँ? वहाँ एक फिल्म चल रही है, जंगली जवानी। हाँ, जब मैं अमेरिका में था ना तो स्ट्रिप्टीज देखने जाता था कई बार। तुझे पता भी है तू किस टाइप की फिल्म की बात कर रही है? हो ही गया होगा, तुम जिस टाइप के हो। हाँ? Really? वाओ, मुझे हमेशा दिल करता है कि स्ट्रिप्टीज देखूं। वहाँ जा नहीं सकती वैसे। जा तो मैं रही हूँ। तो आपका काम हो गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है? जिसे पेटे जोक सुनाऊंगा, आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, डिसेंटली बिहेव करूंगा। आई लव यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। लाइन मारनी है पटाना, फिर किसी बहाने टच, फील, पकड़ दकड़, चुम्मा चाटी। पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती। और बुरा मत मानना, पर अब तो काफी क्यूट लगने लगी हो तुम मुझे। पर जब तक मैं आऊँ तुम ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे प्यार में पागल होकर मुझसे शादी करके मेरे बच्चे को पैदा करने का प्लान तो नहीं बना चुकी हो? हाँ? तुमको क्या पता मैं किस टाइप की हूँ? दिल में अपना भूल समझने लगी हो मुझे। हाँ? अरे तो तुमने कहा उस दिन मुझे बोला कि तुम्हें नंगा नाच देखने का शौक है, बोल देती तो मैं तुरंत शादी कर लेता। अच्छा तुम चालू हो गए, मेरे पे ट्राई मार रहे हो। नो, ओनली क्रेजी फॉर यू बेबी। अच्छा रोते क्यों थे तुम? बताओ ना, कौन तंग करता था बाबा को? अरे तुम मेरा दिल तोड़ रही है हीर। अगर तुम रूप के साथ शादी करते हो तो मैं तुम्हारी सारी बनती हूँ, आधी घर वाली। आदि का क्या करूँ, मुझे तो पूरी चाहिए। पूरे होश में होता हूँ मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? अंदर से बात आ रही है, रुक जा रुक जा रुक जा, नक्के पे है नेरा। अच्छी लगती हूँ, फटाक मस्त। पर मैं रुकता नहीं हूँ, मैं चलता रहता हूँ। लाइन क्रॉस हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती तो रेप हो जाता तेरे वहाँ पे। जी करता कि उनके मुंह पे चाय फेंकूं और बोलूं कि 100 जूते मारना पसंद है तुम्हें। जंगली जवानी पार्ट 2। लो गलती कर ली ना, हम लोग शादी कर लेते तो अमेरिका जाके 7 स्ट्रिप्टीज देखते। सो यू क्लियरली सी इम्तियाज अली कैरेक्टर्स शुरुआती मीट्स में ही ऐसे टॉपिक्स पे कूद जाते हैं जो शायद कोई नॉर्मल इंसान किसी स्ट्रेंजर से डिस्कस करने में हेजिटेट करे, या यूं कहें कि ओवरऑल ये कैरेक्टर्स फर्स्ट मीटिंग्स की ऑकवर्डनेस या फर्स्ट मीटिंग्स का क्लीशे फ्लो पॉइंट आउट करने से कतराते नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट्स में बहुत लोग कुछ ज्यादा ही ट्राई करने लगते हैं, एंड मीरा पॉइंट्स आउट दिस एग्जैक्ट थिंग। मैं पायलॉन नहीं करना चाहता, मगर मत करो, चाहते नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? पायलॉन नो रीजन। नया एंगल है, हमें इसको और डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई लड़की किसी स्ट्रेंजर के साथ एक सस्ते होटल में रात भर रहने को रेडी हो जाए तो ऑब्वियसली शी वुड बी कॉन्शियस कि लड़का कहीं चीजें अज्यूम ना करने लगे, एंड गीत पॉइंट्स आउट दिस एग्जैक्ट थिंग। मगर मुझे कराटे आता है, बस बता रही हूँ, ब्राउन बेल्ट हूँ मैं। अच्छा, अगर मैंने तुम पर रेप करने की कोशिश की तो तुम मुझे कराटे कर दो, राइट? आई मीन यस, बिल्कुल। डोंट वरी, मैं तुम पर रेप नहीं करने वाला। सिमिलरली जॉर्डन कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की के बारे में अपना ओपिनियन होल्ड नहीं करता। सारे कैंपेस में ढूंढ हो रहा है, हीर फलाना ढिमाका, पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि तू उतनी भी कोई हॉट है या कूल है। नीट एंड क्लीन एकदम, और हाई फाई। एंड वेद और तारा में तो क्लियरली समझ आ रहा होगा। मैं तो सिर्फ यही सोचूंगा कि कैसे टच करूं, कैसे फिजिकल हो जाऊं तेरे साथ। मैं लड़का हूं, ये मेरा रोल है, निभाऊंगा।
फिर तो मुझे मिस टच मी नॉट बनना पड़ेगा ना, सेफ डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, हर वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड ऐसे ऑकवर्डनेस एड्रेस करने से होता क्या है कि जो हमारा एक सेट नोशन है रोम कॉम्स देखने का, वो ब्रेक हो जाता है। जब ये कैरेक्टर्स उसी पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन को पॉइंट आउट करते हैं जो हम यूजुअली रोम कॉम्स में एक्सपेक्ट करते हैं, तो सडनली चीजें एक फ्रेश स्टार्ट लेती हैं। इट्स लाइक डायरेक्टर हमें झंझोड़ के कह रहा हो कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर बॉय मीट्स गर्ल स्टोरी। यू नो, स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑलवेज एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, चाहे वो उनके कंटेंट से रिलेटेड हो या वेन्यू पे हो रही किसी हलचल से। दे ऑलवेज मेक श्योर कि उस चीज को पंचलाइन के थ्रू वो एड्रेस करें। That was the most racist joke ever. No, I got like 4 more in the chamber. चाहे हैकलिंग हो, उनके जोक्स पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो, या फिर उनके बारे में कोई परसेप्शन, दे ऑलवेज मेक श्योर कि वो ऑफ स्क्रिप्ट जाके उस चीज को एड्रेस करें। I don't know what the happened, but I got up here and I feel like everyone agreed, all right, let's just sit in silence. Yes. इससे होता क्या है कि कॉमेडियन सेल्फ अवेयर साउंड करता है। ऑडियंस को एक सबकॉन्शियस होप मिलती है कि अब आगे कुछ यूनिक आने वाला है। फॉर एग्जांपल, मनपसंद के शुरुआत में ही जाकिर खान एड्रेसेस हिज प्रीवियस स्टैंड अप। तथास्तु को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये शो तथास्तु नहीं है। इससे हुआ क्या कि ऑडियंस वार्म अप हो गई कि अब जो कुछ भी आने वाला है वो तथास्तु से एकदम हटके है। सिमिलरली रोमांस जॉनरा में फिल्म देखते वक्त दी एलिफेंट इन द रूम वुड बी कि वही बॉय मीट्स गर्ल की कहानी फिर एक बार। मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। एंड जब इम्तियाज अली इस यूजुअल बॉय मीट्स गर्ल ट्रोप को एड्रेस करते हैं, तो वी एज ऑडियंस गेट वार्म्ड अप कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो यूजुअल रोमांटिक फिल्मों से हटके होने वाला है। ऑल्सो जो मैंने बताया कि इम्तियाज अली कैरेक्टर्स बड़ी इंपल्सिव बातें करते हैं, उसमें भी दे आर एडिंग अ लेयर ऑफ फ्रेशनेस, क्योंकि ऐसी बातें करके वो दो लोगों के बीच की सेक्सुअल टेंशन को एड्रेस करते हैं। यस, वही सेक्सुअल टेंशन जिसे हमारे देसी सिनेमा में या तो एक घंघोर अपराध के रूप में पेश किया जाता है। बोलो क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये, या जिसकी आड़ में हैरेसमेंट को जस्टिफाई किया जाता है, या फिर व्हाटएवर दिस शिट वाज। एंड इसी को एड्रेस करके इम्तियाज अली कैरेक्टर्स अपनी केमिस्ट्री में और चार्म ऐड करते हैं। इट्स लाइक सेक्सुअल टेंशन, जो टिपिकली फिल्मों में बहुत सीरियस और पैशनेट टॉपिक होता है जिससे कैरेक्टर्स की इक्वेशन बनती या बिगड़ती है, उसे ये कैरेक्टर्स एक प्लेफुल वे में अप्रोच करते हैं, विच इजीली मेक्स देम मोर अपीलिंग। यू नो, इट्स लाइक आग से डरने वाली इस दुनिया में कोई इंसान उसी आग से खेल रहा हो। यस, सेक्सुअल टेंशन इज दैट आग जिसके साथ ये कैरेक्टर्स खेल के और एक्साइटिंग रखते हैं। तो मुझे देख रहे थे? हम दोनों हम कुछ गलत कर रहे हैं? तो जब मैं नहीं देखा तो इधर उधर क्यों देखने लगे? This is like really weird. हमारे बीच कुछ है तो नहीं ना? नहीं देखो, अभी तो अलाउड है, अभी तो गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। ओके, मैं हाथ रखने वाला हूँ। दिल से करो ने, फिर लेके। ओके, कुछ हुआ? ऐसा ही। ये तुम्हें प्यार में तो नहीं पड़ी? नहीं, मैं बस क्लियर कर रही हूँ, तुम्हें कोई रॉन्ग सिग्नल न मिले। हद हो गई जी, मैं कब क्या है? स्टेशन पर मैंने तुम्हें हक किया और कहा किसी होटल पे चलते हैं, पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे। फायदा होना ये तो मेरा ही वजह। मगर मैं बता देती हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, सोचना भी मत। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि काय को बुलाया मेरे को इधर? मुझे लगता है अब हमें किस करना चाहिए। जवान लड़का लड़की एक ही कमरे में रात गुजारेंगे और ऑनर। कैसी बहकी बातें कर रही हैं आप? इंटरपोल का आदमी हूं मैं। इंटरपोल आदमी का नहीं होता क्या? नहीं, ये पाप है। कैसी होगी किस? छी 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 छी। किस टाइप की किस होगी? देखिए किस पर बात खत्म नहीं हुई तो? अरे रामा, गाड़ी आगे बढ़ गई तो किस पॉइंट पे रुकनी है? इंटरपोल। और तेजी में पता कैसे चलेगा कि वो पॉइंट आ गया है रुकने वाला? तो तुम कह रहे हो कि अगर तुम और मैं साथ ट्रेवल करते हैं तो हम सेक्स कर लेंगे? डरो मत, मैं तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं करूंगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तो भी ठीक है। आइटम है हम दोनों, अगर कोई सुन ले कि हम क्या बातें करते हैं। ऑल्सो देयर इज अ रीजन इम्तियाज अली फिल्म्स की फीमेल फैन फॉलोइंग हमेशा से एक्सपोनेंशियली ग्रो करती आई है, क्योंकि अगर इसी सेक्सुअल टेंशन को एड्रेस करने वाले लेंस के थ्रू देखा जाए तो प्री इम्तियाज अली एरा की किसी टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन के होने पे शायद ही ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो पाती। आई मीन इंडियन लव स्टोरीज में जो भी चटपटी, मसालेदार, गलीज बातें होती हैं, दे आर मेजरली रिजर्व फॉर द मेल कैरेक्टर्स। इट्स एज इफ थ्रू आउट द इयर्स हमने इन लव स्टोरीज में फीमेल कैरेक्टर्स को या तो ऐसी बकवास पे मुंह बनाते देखा है या फिर इसी लीचड़पने पे फिदा होते हुए। बट इम्तियाज अली फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स को ऐसी इंपल्सिव बातों में सिर्फ इंडल्ज होते हुए ही नहीं, बल्कि कई बार ऐसी कॉन्वर्सेशंस के ट्रिगर के रूप में भी दिखाया जाता है, जिसकी वजह से दे नॉट जस्ट फील बोल्ड बट आल्सो सो मच फन। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि तू उतनी भी कोई हॉट है। मैं सेक्सी नहीं हूँ। मेरा मतलब ये नहीं कि तू कोई गंदी बदसूरत है। नहीं।
What are you doing? हाथ हटा। और पलंग तोड़, आग लग जाएगी उसके तन बदन में, जंगली जवानी जाग जाएगी उसकी। इट्स लाइक प्लॉट में जो स्पाइस एलिमेंट होता है विच लीड्स टू बोथ कैरेक्टर्स बीइंग मोर ओपन टू ईच अदर, वो फीमेल कैरेक्टर से ही ट्रिगर हो रहा है। क्या ऐसी वाली फीलिंग है, देख करके ही काम चलाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ होने वाला है। टिंग, देखा? हाँ, इतना ही अलाउड है। टिंग। निराश ना हो रानी, हम टोंग भी तो कर सकते हैं। Oh, wow, what a fun! Fun and just begun, baby, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा? ये भी अलाउड है? हाँ, इसमें क्या है? और ये भी। कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा, कौन देखा? कोई नहीं। इट्स लाइक इम्तियाज अली टिपिकल बॉलीवुड की तरह अपनी फीमेल कैरेक्टर्स पर सोसाइटल प्रेशर नहीं डालते हैं। ही मेक्स देम फ्लॉड। उन्हें एक मॉरल जोन में रखने के बजाय ही पुट्स देम इन अ ग्रे जोन व्हिच ऑटोमेटिकली मेक्स देम मोर ह्यूमन एंड हेंस मेक्स फीमेल व्यूअर्स मोर ड्रॉन टुवर्ड्स देम। इसके अलावा एक और रीजन ये हो सकता है कि इम्तियाज अली अपने मेल कैरेक्टर्स में ऐसे ट्रेट्स डालते हैं जो एक ट्रेडिशनल माचो मैन की डेफिनेशन को अपडेट करते हैं, जो एक 21st सेंचुरी वुमेन को ज्यादा अपीलिंग लग सकते हैं। बेसिकली इन फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो उनकी क्योटिक साइड को ना सिर्फ अलाउ करें बल्कि उसे हैंडल भी कर पाए। आई मीन यूजुअली मसाला फिल्म्स में तुम ये ट्रोप देखोगे जहां लीड कैरेक्टर्स के रोमांस का पहला स्टेप ही होता है फीमेल कैरेक्टर को कंट्रोल में लाना, बट इम्तियाज अली मेल कैरेक्टर्स लड़कियों की क्योटिक साइड को जज करना तो दूर बल्कि उसे एंजॉय करते हैं। पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में, कैसी लड़की है ये। बदतमीज थी यार, एंड स्टूपिड, जल्दी। लोकल है तू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तू ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे? ऐसा दूसरा नहीं है। जब साथ में थे तो इतना मजा नहीं आता था ना। कितना करती है? चल। ऑल्सो ये ट्रेट और निखर के इसलिए भी आता है बिकॉज ये फीमेल कैरेक्टर्स मोस्टली एक वनरेबल स्टेट में अपने हीरो से मिलती हैं। गीत आधी रात में अकेली भटक रही होती है, तारा एक नॉन इंग्लिश आइलैंड पे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट बैग खो देती है, सेजल अनजान शहर में अपनी रिंग खो देती है और वीरा तो भाई किडनैप ही हो रखी होती है। बेसिकली ऐसे वनरेबल पॉइंट्स पे जब हमारा हीरो इन फीमेल कैरेक्टर्स को एक प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है तो दे सीम टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक ऐसा लड़का जो उनको गार्ड करके रखे एट द सेम टाइम जिसके साथ दे कैन एक्सप्लोर एंड एंजॉय देयर क्योटिक साइड। कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मन में आए और तुम संभालोगे। अब तुझे अपना ख्याल खुद रखना, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा ना। एक्चुअली दिस इज इजीली प्रूव्ड बाय द अदर गाय जिसके साथ ये फीमेल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व रहती हैं। एकदम सभ्य, डिसेंट, क्लासी, मतलब शक्ल देख के लगता है ये वो लौंडे होंगे जिनके लिए इंडिगो सिर्फ एक कलर है, जिनकी परफेक्ट डेट ओपेरा थिएटर में होती है, जिनकी लाइफ का सारा एक्साइटमेंट लोगों का डिक्शन सुधारने से आता है और जो अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी चॉइस के नहीं बल्कि अपने एलीट फ्रेंड्स ग्रुप के स्टेटस के अकॉर्डिंग रखते हैं। बेसिकली गाइज हु प्रेफर कंट्रोल ओवर केओस एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट के ट्रेट्स फीमेल कैरेक्टर्स को इसी कंट्रोलिंग जजमेंटल एनवायरनमेंट से फ्री करते हैं। पेन होता है तो वो मुझे मार ही डालता, हर चीज के लिए वो मुझे ब्लेम करता रहता है और कैसा सेक्सी सेंस। मैं यहाँ हूँ उसकी रिंग के लिए ना, एक कॉल नहीं किया उसने मुझे। सपनों की दुनिया में रहती है, समझती हमेशा वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है। और तुमने ये साबित कर दिया कि उसके सपनों की दुनिया नहीं है, क्योंकि इसमें तुम जैसे लोग रहते हैं। और एक बार शादी हो गई तो नो जंगली जवानी, देन आई विल बी लेडी। और तू भी वही, मेरे साथ नहीं होती तो कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तुझे। किडनैप हो गई पर वहाँ आजाद थी और यहाँ जेल में। ऑल्सो ये भी नोट करो कि इस अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज में इम्तियाज अली ऑलवेज मेक श्योर कि दोनों कैरेक्टर्स वॉलंटरली कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करें जिससे दे कैन हैव मोर फन टाइम। रॉकस्टार में दोनों लिस्ट बनाते हैं। तू लिस्ट बना, जितने भी तेरे कीड़े हैं ना सबकी लिस्ट शादी से पहले सारे मार डालेंगे। तमाशा में दोनों का पैक्ट रहता ही है। आओ वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। लव आजकल में दोनों पुराने जमाने की तरह छुप छुप के मिलना प्लान करते हैं। झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, छुप छुप के मिलते हैं, लाइक पुराना जमाना। चलो हाईवे में वीरा का पहाड़ों वाला सपना। चलो भाग जाते हैं। Very funny.
और एक ब्यूटीफुल सा घर बनाते हैं किसी पहाड़ पर। तुम भेड़ चराना, मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुला रहा है। काश हम आ जा पाते। तो चल, हम वहां जाएंगे। और को प्लान है क्या? या जब वी मेट में ट्रेन पकड़ना। ऐसी एक्टिविटीज दोनों कैरेक्टर्स को और क्लोज तो लाती ही हैं, बट एट द सेम टाइम प्लॉट के प्रोग्रेस होने पे दीज बिकम टोकन मेमोरीज बिटवीन देम। एंड हाँ, ये बहुत ही कॉमन चीज लग सकती है, बट जरा सोचना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम तुमने एक रोमांटिक फिल्म में लीड कैरेक्टर्स को वॉलंटरली ऐसे एडवेंचर्स प्लान करते देखा होगा। सो ओवरऑल द पॉइंट इज कि चाहे इंपल्सिव बातें हो, ट्रोप्स और ऑकवर्डनेस को एड्रेस करना हो या वॉलंटरली एक्टिविटीज प्लान करना, ये सारी चीजें मिलकर इम्तियाज अली लव स्टोरीज का अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेज यूनिक बनाती है। नई वाली लव आजकल के फेलियर का वन ऑफ द मेन रीजन यही तो था कि वहाँ इम्तियाज अली ने अपनी इस खूबी को यूज ही नहीं किया। प्यार की लहर में डूब जाने से पहले ट्रोप्स या ऑकवर्डनेस को एड्रेस करना तो दूर की बात, हम दोनों कैरेक्टर्स को ना तो इम्पल्सिव बातों के थ्रू और ना ही एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज प्लान करके कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं। पहली लव आजकल में जय ऑब्वियसली वीर सिंह के किस्सों से इन्फ्लुएंस होता है, बट वेरी ग्रेजुअली। इट्स लाइक जय जैसे इतनी खूबसूरत मीरा के चले जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, स्क्रू यू जय। उसे वीर सिंह के किस्से सुन के मीरा को दोबारा समझने का मन कर जाता है। इट्स लाइक मीरा इंस्टेड ऑफ जस्ट अनदर एक्स उसके लिए अब एक ऐसी लड़की बन जाती है जिसके साथ वो खुल के बातें कर सकता है विदाउट एनी हिंट ऑफ द यूनिवर्सल बला कॉल्ड लव। हाँ, बीच बीच में उसे मीरा के लिए कुछ अलग अलग फील होता है। वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ डिनर एंड ऑल। एक सेकंड मीरा, और ऑफ कोर्स वो किसी से मिलेगी, किसी का हाथ पकड़ेगी, वो उसे टच करेगा और वो सब तो होगा ही, वो सब लॉजिकल है, ऐसा होता ही है। जिंदगी बदलती रहती है और हमें उसके साथ चलना पड़ता है। बट स्टिल द फैक्ट कि इसके बाद भी दोनों एक दूसरे की लव लाइफ के बारे में इतने ओपनली डिस्कस करते हैं क्लियरली मींस कि उनका रिश्ता दूर दूर तक प्यार जैसे बोझ से प्रताड़ित नहीं हुआ था। मेरी सिस्टर से भी बहुत दोस्ती है उसकी। हम राजस्थान की एक पुरानी हवेली देखने गए थे, बहुत मजा आया, मगर मुझसे भी ज्यादा मेरी फैमिली खुश थी। जो मेरी गर्लफ्रेंड है और विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम आउट हो गए। तुम भी आउट हो गई मीरा। एंड हेंस एज अ रिजल्ट हम उन्हें पोस्ट ब्रेकअप कपल्स की ऑकवर्डनेस एड्रेस करते देखते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करनी है, शॉपिंग के लिए नहीं जाना है, टाइम पर नहीं आना है। जब साथ में थे तो इतना मजा नहीं आता था ना। पता होता तो पहले ही ब्रेकअप कर लेते। वॉलंटरली फन एक्टिविटीज प्लान करते देखते हैं। झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, छुप छुप के मिलते हैं और देखते हैं तुम्हारी टैली। चलो। एंड ऑब्वियसली इंपल्सिव बातें करते देखते हैं। करेक्ट। कोई फायदा उठा सकता है। तभी घर तक छोड़ने आ रहे हो? हाँ, फायदा होना ही है तो मेरा ही हो जाए। यानी वो सारी चीजें जो इम्तियाज अली के अंडरस्टैंडिंग स्टेज को बाकी सबसे हटके बनाती हैं। एंड यही एग्जैक्ट चीजें इम्तियाज अली ने नई वाली लव आजकल में ऐसे स्किप की मानो जैसे मिर्जापुर 3। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। मतलब एनेक्डोट सुनने के बीच बीच में बढ़ती नजदीकों के सिर्फ फ्लैशेस दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक आध बार रघु के किस्से सुनने के बाद जोई रात में रैंडमली वीर के साथ बाहर जाती है। I mean, अगर तुम इस बंदे के स्टाइल को ठीक ठाक भी समझते हो तो you'll clearly see कि सिर्फ इस मोमेंट में ही कितना पोटेंशियल था। आधी रात, चाय की प्याली और दुनिया भर की बातें, यहीं पे आधे इम्तियाज फैंस को ऑर्गेज़म आ जाता। नो सीरियसली, ऐसे ही तो मोमेंट्स होते हैं जहां इम्तियाज अली कैरेक्टर्स शाइन करते हैं, जहां वी एज ऑडियंस कनेक्ट टू द रोमांटिक एनर्जी बिटवीन द पेयर। एंड इस फिल्म में उन सभी पोटेंशियल मोमेंट्स को इग्नोर करने की वजह से हमें कोई वजह ही नहीं दिखती कि हाउ द हेल दे फेल इन लव। भाई, इससे ज्यादा कन्विंसिंग तो रेस 2 में जैकलीन और आदित्य पंचोली का रोमांस लगा था। एटलीस्ट कोई वजह तो दिख रही थी। बट यहाँ कितने मोमेंट्स थे जहाँ दोनों कैरेक्टर्स फन एक्टिविटीज प्लान करने से लेके इंपल्सिव बातों तक कुछ भी कर सकते थे एंड वी वुड हैव बॉट दिस रोमांस। चलो रोमांस भी हटाओ, हम इन कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली ही नहीं समझ पाए। आई मीन, मैं पूरी फिल्म में जोई के वर्क लाइफ बैलेंस वाले कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसली ले ही नहीं पाया। अभी के लिए सिर्फ मस्ती करनी है और एक्सप्लोर करना है और अपनी सारी एनर्जी करियर पर लगानी है। मैं उसके करियर को इतना ज्यादा सीरियसली लेने के मोटिवेशन की डेप्थ को समझ ही नहीं पाया। जब मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगी और मेरी इनकम स्टेबल हो जाएगी, तब मैं अपना पहला सीरियस रिलेशनशिप करूँगी। और ये सब आपके प्लान के हिसाब से होगा? यस। जिसकी वजह से इंटरवल सीक्वेंस में जहां हमें एकदम इंटेंस और डेवास्टेटिंग माहौल देने की कोशिश हो रही थी, वहां आई वाज जस्ट वंडरिंग कि सारा अली खान अपनी प्यूपल अपरिचित की तरह क्यों हिला रही है। ये जवानी है दीवानी में भी बनी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जोई जैसा था। वो भी इस प्यार व्यार की बकवास से ज्यादा अपना करियर, अपना पैशन प्रायोरिटाइज करता था। हाँ, उधर भी टिपिकल बॉलीवुड की तरह प्यार की पीपनी पहले ही बजना चालू हो जाती है। बट बनी के प्यार में गिरने से जस्ट पहले और नैना का रैंडम पहाड़ों से अपना इश्क इज़हार करने के जस्ट पहले 2 सिंपल कॉन्वर्सेशन सीन्स जस्ट फोकसिंग ऑन 2 people ट्राइंग टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड ईच अदर बनी के कॉन्फ्लिक्ट को मल्टीपल टाइम्स कन्विंसिंग बना देते हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। एक ही घर के एक ही कमरे में तू अपनी पूरी लाइफ निकाल देगी। सोच के डर नहीं लगता? मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। तू जानती नहीं कि किसी अनजान फैमिली के साथ बैठ के उनकी लाइफ स्टोरी सुनना क्या होता है। जैसे कि ये पहाड़ चढ़ना तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ ट्रैकिंग हो, मेरे लिए नशा है। तुझे क्या पता कि अलग अलग देशों में रहने का नशा क्या होता है? ऐसी कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सीन्स लव आजकल में भी रखने थे, विच वुड हैव मेड ज़ोई's करियर कॉन्फ्लिक्ट मोर कन्विंसिंग, जिससे एटलीस्ट इंटरवल सीन में सारा की पीपल से ज्यादा उसके ट्रॉमा पे फोकस जाता। बट अनफॉर्चुनेटली या तो ऐसे पोटेंशियल मोमेंट्स पलक झपकते ही उड़ जाते हैं, या फिर इम्तियाज अली जस्ट मेक्स देम पार्ट ऑफ अ सॉन्ग मोन्टाज। हाँ, माना कि उनकी हर फिल्म में देयर इज अ सॉन्ग अराउंड द मेन कैरेक्टर्स जस्ट हैविंग अ फन टाइम, बट उन सॉन्ग से पहले अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज को यूनिक तरीके से दिखाना भी तो प्रेजेंट था। यू नो व्हाट, इम्तियाज अली स्टोरीज की तरह आई एम आल्सो गेटिंग रेपिटेटिव नाउ। सो अगर अब भी तुम में से किसी को इस अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज के यूनिक इम्तियाज अली प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही, देन जस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म यार। अब अगले स्टेज पे जाने से पहले जरा ध्यान दो कि इम्तियाज अली ज्यादातर फॉरबिडन लव स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसी स्टोरीज जहाँ प्यार इन द फर्स्ट प्लेस पनपना ही नहीं चाहिए था। I mean, ये चीज तो इसी बात से क्लियर है कि हर इम्तियाज अली फिल्म में वाइल बॉन्डिंग विद द मेल प्रोटैगनिस्ट, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज ऑलरेडी कमिटेड टू समवन एल्स। रॉकस्टार में लिस्ट की बात इसलिए होती है क्योंकि हीर की शादी होने वाली होती है। हाईवे और जब हैरी मेट सेजल में शुरुआत से ही दोनों फीमेल कैरेक्टर्स ऑलरेडी एंगेज होते हैं। गीत और तारा भी दूसरे से कमिटेड थी। एंड अब आजकल में भी जय और मीरा का बेस्ट टाइम, यानी द टाइम दे सबकॉन्शियसली स्टार्ट फॉलिंग फॉर ईच अदर, इज व्हेन दोनों ऑलरेडी दूसरे लोगों को डेट कर रहे होते हैं। भाई लिटरली दोनों की किस भी विक्रम के मीरा को प्रपोज करने के जज्बात होती है। देख रहा है विनोद कैसे सूफियाना बातें करके रेड फ्लैग्स छुपाए जाते हैं। एनीवेज, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड स्टेज, दैट इज एक्सप्लोरिंग। याद है मैंने कहा था कि ओवर द इयर्स बॉलीवुड फिल्म्स में ये एक्सप्लोरिंग वाला स्टेज मिसिंग ही था। इट इज बिकॉज यूजुअली बॉलीवुड लव स्टोरीज एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल से डील करती हैं रादर देन इंटरनल। यूजुअली किसी लव स्टोरी के लिए मेन ऑब्स्टिकल परिवार या समाज होगा, यानी जब कॉन्फ्लिक्ट ही एक्सटर्नल है तो कैरेक्टर्स आखिर किस चीज के बारे में खुद को क्वेश्चन करेंगे। जब उन्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि उनके बीच सच्चा प्यार है जिसमें कोई खोट नहीं, वो तो उनके बेगूसराय में बैठे सड़े मुंह वाले फूफा जी हैं जो इस कहानी में मेन अड़ंगा हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके पास इस बढ़ते अट्रैक्शन को क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बट इम्तियाज अली कैरेक्टर्स मेजरली दो बेसिस पे दूसरे इंसान के टुवर्ड्स बढ़ते अट्रैक्शन को क्वेश्चन करते हैं। पहला तो ऑब्वियसली क्योंकि सबके सब फॉरबिडन रोमांसेस में एंगेज करते हैं, इसलिए मोरालिटी इज वन एस्पेक्ट जिसको लेके दे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन देयर फीलिंग्स कि जो भी वो फील कर रहे हैं क्या वो सही है। लाइन बहुत नजदीक आ रही है, यहाँ रुक जाना पक्का। जॉर्डन तो चली जा। चलो हटो। क्यों? क्यों? तुम्हें पता नहीं क्यों? क्योंकि ये गलत है। अपना रौला पहचाना है सेजल। Just hold me. यूं चोरी चुप जैसे दूसरों के साथ करता है, तेरे साथ नहीं है। Again. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जबान लिए जबान। कई बार ये चीज वर्बली एक्सप्रेस होगी। तुम सही कहती थी, ये दुनिया हमें साथ नहीं रहने दे कहती थी। बाहर रह नहीं पाऊंगा मैं। मगर रहना किसे इस दुनिया में? हाँ, वीरेन, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, अंदर मेरी शादी की बात चल रही है। हमारा फैसला हो चुका है। हम दोनों ऐसे नहीं मिल सकते। हमारा फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा करेगा। दूसरे लोग समझेंगे नहीं, दूसरे लोग देखेंगे ही नहीं। ये मजाक नहीं है, ओके? एक ड्रीम है। Too good to be true. अपनी आंखें खोलो वीरेन, फॉर गॉड सेक बी प्रैक्टिकल यार। तू तो उधर है मुंबई में। हमें हमेशा जो चाहिए वो नहीं मिलता है वीरेन। लाइफ का प्लान है, फैमिली, बिजनेस, रूटीन। अब तुम ऐसा नेगेटिवली सोचोगी ना तो फिर ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं होगा। मगर होगा यही, ओके? टच में नहीं रह सकते, ये जरूरी है क्या? मैंने कहा था ना कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो वीरेन। बकवास मत करो। तो बाहर में जाओ तुम। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो कहाँ करेगी? मेरे संग शादी करेगी बसु? हैं? बच्चे पालेगी मेरे? कहाँ करेगी? देखो, ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यहाँ गलती मत करना। मैं बहुत बुरा करी हूँ तुम्हारे साथ विक्रम, मैं जानती हूँ। मुझे उस वक्त भी मालूम था मैं गलत कर रही हूँ, हर सेकंड पता था। मैं बाद में माफी मांग लूंगी तुमसे। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या कर रहे हो? गगल के लो हस्बैंड वाइफ होने की एक्टिंग कर रहे हो क्या? किसको बनाया? इस पॉइंट से
हम सब कुछ खराब कर सकते हैं। लेट्स गेट रियल। इसकी जगह नहीं है हमारी लाइफ में। प्लीज इस टाइम को खराब नहीं करते। नहीं करते हैं इसको खराब, खत्म करते हैं इस ड्रामे को। ओह कम ऑन मीरा, इतनी बोरिंग बातें मत करो। जब वापस तो जाना होगा ना। तुम आई क्यों यहाँ? तू जबरदस्ती झगड़ा कर रही है। मेरी सिचुएशन को समझो तुम वीरेन। तू जबरदस्ती लड़ रही है मुझसे। तुमको क्या हो गया? तुम इतना खराब क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता जय? यहाँ पर बैठकर वाइन पीना, अच्छी अच्छी बातें चिल कर, ये सब नकली। तो फिर क्या करें? अब कुछ नहीं करना वीरेन, मैं नहीं आऊंगी वापस। बाय। और इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। एंड कई बार इंटरनली, फॉर एग्जाम्पल लव आजकल में जब जय को पता चलता है कि मीरा किसी और को सीरियसली डेट कर रही है, एंड सिमिलरली आगे मीरा को पता चलता है कि जय किसी और को सीरियसली डेट कर रहा है, तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है दैट दे आर क्वेश्चनिंग कि वो दूसरे इंसान के लिए क्या फील कर रहे हैं। रॉकस्टार में तो मेजॉरिटी सेकंड हाफ हीर इसी मोरालिटी वाले कॉन्फ्लिक्ट से डील करती है। सो एवरी टाइम दे गेट इंटीमेट विदाउट एनी डायलॉग्स यू कैन फील कि हर बार वो इस बढ़ते अट्रैक्शन को लेके गिल्टी फील करती है। हाईवे में भी देयर आर मोमेंट्स जहां महावीर की बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट हो जाता है दैट ही इज क्वेश्चनिंग हिज एंड वीराज ग्रोइंग बॉन्ड। हैरी मेट सेजल में भी सेम चीज। रिंग मिलने पर सेजल की इंटरनल क्वेश्चनिंग पूरे 2 मिनट तक साफ साफ नजर आती है। एंड इसके अलावा थ्रू आउट द फिल्म जब जब हैरी और सेजल एक दूसरे के करीब आते हैं, यू कैन सी इट इन हैरीज आइज कि वो इस रिश्ते का इतना ग्रो होना क्वेश्चन कर रहा है। तारा का भी जब जाने का टाइम होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इंटरनली शी नोज उसने लाइन क्रॉस कर दी है, बट स्टिल वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एंड फाइनली व्हेन शी डज क्रॉस द लाइन, तो इस शॉट में उसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आई गेस बताने की जरूरत भी नहीं है। एंड इतने टाइम से वेद का वेट करने के बाद जब वो फाइनली उसे देखती है, तब भी शी मूव्स अप एंड डाउन द स्टेयर्स, रिफ्लेक्टिंग कि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेके अनसर्टेन है। शी नोस की पैक्ट के अकॉर्डिंग दोबारा मिलना गलत है, बट उसके अंदर जो अर्ज है उसका क्या। एंड ऑल्दो जब वी मेट में ये चीज उतनी प्रेवलेंट नहीं है, बट आई गेस दिस फाइनल शॉट फ्रॉम ये इश्क है रिफ्लेक्ट्स हाउ आदित्य हैज रियलाइज्ड दैट ही हैज फॉलन फॉर गीत, दैट ही इज इनटू समथिंग व्हिच शुडंट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस, that he is friend zoned for good, that he is cooked for real. And even दूसरे रिलेशनशिप्स की मोरालिटी को लेके भी कैरेक्टर्स काफी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल महावीर यहाँ रैंट करता है कि कैसे औरत की इज्जत सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग वैरी करती है। गरीबन की लुगाई की कहा इज्जत, भाई तो ले जाओ रातन में कि शहर से बड्डो साहब आयो है, लुगाई लगेगी आज रात और लेकर कौन जागो, रहने देना भाई, वाकई अपना घर वाला। सेजल भी यहाँ इस लेडी की मॉरल पुलिसिंग क्वेश्चन करती है। And then he ran away from Frankfurt without informing me, and I had to go through many trouble. So he had fun with you and you did not have fun? You have signed document from him stating that he cannot leave Frankfurt without your permission. You have? ऑल्सो फिल्म में थ्रू आउट एक रनिंग थीम है कि कैसे सेजल सोसाइटी के द्वारा एक चीप औरत कहलाएगी अगर वो अपने फियांसे को छोड़ के हैरी के साथ भागती है। मैं वो वाली औरत हुई नहीं जो अपने फियांसे को छोड़ के टूर गाइड के साथ भाग जाती है। तुम बनोगी वो वाली औरत जो अपने फियांसे को छोड़ के अपने टूर गाइड के साथ भाग जाती, बनोगी एक घटिया चीप औरत बनोगी तुम। एंड अल्टीमेटली इन द एंड हम देखते हैं कि शी डजंट केयर अबाउट सोसाइटीज मॉरल पुलिसिंग एनीमोर। मैं तो वो वाली औरत हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के टूर गाइड के साथ भाग जाती है। गंदी औरत हूँ मैं, पर रूपेन तो नाइस है बेचारा, स्वीट है, तो उसके साथ तो शादी नहीं कर सकती थी नहीं। जब वी मेट में भी आदित्य की मदर के अफेयर का एक पैरेलल सब प्लॉट है जिसके बारे में आर्गुमेंट होता है। अगर किसी की माँ इतनी चीप हो सकती, आपको उनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो प्यार में थी। प्यार? Are you serious? मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता। झूठ कहते हैं सब, it's all bullshit, समझी तुम? एंड देन थ्रू द कोर्स ऑफ द फिल्म हम आदित्य का अपनी मदर की मोरालिटी जज करने का पॉइंट ऑफ व्यू बदलते देखते हैं। जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही गलत नहीं होता, और अगर आज मैं अपनी माँ को समझ सकता हूँ तो घबराओ मत, कल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझ जाएंगे। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ किया वो आपका पर्सनल मैटर, इस कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं। फिर आदित्य का यही चेंज पॉइंट ऑफ व्यू उसे मोरालिटी को क्वेश्चन किए बिना दिल की बात सुनने की फिलॉसफी में यकीन कराता है, व्हिच एज वी नो अल्टीमेटली लीड्स टू हिज यूनियन विद गीत। पता है गीत, मेरे डैड और मॉम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, दोनों किसी और से प्यार करते थे। मैं हमेशा पूछता था अपने आप से, क्यों इन लोगों ने शादी की? उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी गीत, सिर्फ अपने दिल की बात सुनो गीत, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने दिल की बात सुनने वाली हूँ आदित्य, फिर सब ठीक हो जाएगा। मोरालिटी के अलावा एक और इंटरनल ऑब्स्टिकल जिसकी वजह से कैरेक्टर्स अपनी फीलिंग्स क्वेश्चन करते हैं इज देयर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इम्तियाज अली लवर्स को अपना प्यार खुद से लड़ाई लड़ने के बाद हासिल होता है। इट्स लाइक दे मीट समवन, दैट पर्सन ट्रिगर्स अनयूजुअल फीलिंग्स विद इन देम। वो अनयूजुअल फीलिंग्स उन्हें एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या सेल्फ डिस्कवरी की राह पे डालती हैं और अल्टीमेटली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उन्हें दूसरे इंसान की इंपॉर्टेंस समझा जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस happens 2 times. Yes, this is इम्तियाज अली filmography summed up. For example, लव आजकल में जय प्यार व्यार में नहीं मानता। हीर रांझा जन्म जन्म का साथ टाइप के लोग,
ये सिर्फ कहानियों में होता है। बट मीरा से मिलते मिलते ग्रेजुअली उसके अंदर अटैचमेंट की फीलिंग डेवलप होने लगती है। टच करेगा और वो सब तो होगा ही, वो सब लॉजिकल है, ऐसा होता ही है। Which triggers his existential crisis? कि एक चीज होती है, प्यार जो एक बार होता है, सोलमेट्स, दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो अल्टीमेटली उसे मीरा की इंपॉर्टेंस समझा देता है। ओह मीरा। सिमिलरली तमाशा में वेद अपनी फन साइड को प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा नहीं मानता। इस दुनिया का दिल उस दुनिया में नहीं चलता जोरा भाई। तारा के रियलिटी चेक देने पर ग्रेजुअली उसके अंदर का डॉन बाहर आने लगता है। ऐसा वैसा जैसा तैसा पैसा। Which triggers his existential crisis? लड़का हिल जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो अकेला हो जाता है, जो अल्टीमेटली उसे तारा की इंपॉर्टेंस समझा देता है। यहाँ से बहुत कोस दूर अपने हीरो को एक साथी मिला। महावीर भी बचपन से सिर्फ सफरिंग देखने की वजह से खुद को अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर जाने वाले हार्टलेस क्रिमिनल के रूप में देखता है। क्या मिल गया मैं इतने डर के? इन्हें सलाम ठोको, इनके दरवाजे खोलो। क्यों? और जब लौंडिया की टांग में गोली पड़ेगी ना, तो त्रिपाठी को बाप भी आओगे वो, ना तो किसी कोठे में बिठा दूंगा साड़ी है, बिक जाएगी किसी अंधेरी गली में। बट वीरा के एम्पैथेटिक नेचर से धीरे धीरे उसका खोया हुआ बचपन वापस आने लगता है। उनसे मिलोगे, ठीक है? Promise? Which triggers his existential crisis, जो अल्टीमेटली उसे वीरा की इंपॉर्टेंस समझा देता है। हैरी भी हमेशा से खुद को ऐसा इंसान मानता था जो कोई भी मीनिंगफुल रिश्ता रखने के काबिल नहीं है। कोई नहीं रंजय, कोई नहीं, मैं जानता हूँ कोई नहीं। बट सेजल के आने पर ग्रेजुअली उसकी घरेलू साइड दोबारा सरफेस होने लगती है। मत कर यार सेजल। क्यों? क्योंकि आदत हो जाएगी यार। Which triggers his existential crisis? मैं भी तो कुछ ढूंढ रहा हूँ, हर एक मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्या। जो अल्टीमेटली उसे सेजल की इंपॉर्टेंस समझा देता है। ये बुरा हुआ कि वो मिली, इससे अच्छा तो लाइफ में नहीं हुआ मेरे साथ ही है। और अब जो हो रहा है, गीत को भी लगता है कि वो अपनी फन हैप्पी गो लकी साइड की वजह से ही इतनी बुरी हालत में पड़ी है। कितनी गधी थी मैं, ये बड़ी बेवकूफ थी, तभी ये सब हो रहा है मेरे साथ, तभी ऐसी हालत में हूँ। बट आदित्य के साथ टाइम बिताने पर उसकी पुरानी साइड वापस आने लगती है। मुझे डरावने सपने आते कई महीनों से कि मैं ना ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ, ट्रेन छूट गई। अब पकड़ ली ना। Which triggers her existential crisis? लेकिन जहाँ मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। हाँ पुत्र। एक अजीब सा डर लग रहा था, बेचैनी सी, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। जो अल्टीमेटली उसे आदित्य की इंपॉर्टेंस समझा देता है। तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर कि तुम अंशुमन को वापस ले आए, वरना मैं कभी समझ नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। सोचा ना था मैं भी। अदिति को लगता है कि वो अपने अंकल आंटी की ओबीडियंट बच्ची बनके उनकी चॉइस से ही शादी करेगी। अंकल आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी करूंगी, आई प्रॉमिस। अंकल आंटी ने 7 साल मुझे रखा है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब कोई रास्ता नहीं है। बट वीरेन के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने पर वो इस डिसीजन को डाउट करने लगती है। Which triggers her existential crisis? नहीं कैरन, मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है। I don't feel anything. मैं बस अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो अल्टीमेटली उसे वीरेन की इंपॉर्टेंस समझा देता है। हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड फाइनली रॉकस्टार में हीर हमेशा से खुद को एक एलिगेंट एरिस्टोक्रेटिक स्पेस में बिलोंग करता देखती है। Then I'll be lady, neat and clean. ऐसी जगह जहां वो सोसाइटल मॉरल कोड्स के अकॉर्डिंग रहे, बट जॉर्डन से नजदीकियां बढ़ाने पर उसके लिए मॉरल कोड्स ब्लर होने लगते हैं। Which triggers her existential crisis? मुझे उस वक्त भी मालूम था मैं गलत कर रही हूँ, हर सेकंड पता था। जो अल्टीमेटली उसे जॉर्डन की इंपॉर्टेंस समझा देता है। शोज खत्म करो और जल्दी से आ जाओ मेरे पास, ओके? अब जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, यानी जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ट्रिगर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई आर्क ही नहीं होता। जॉर्डन, वीरा और सेजल के केस में डिस्पाइट देम ट्रिगरिंग द अदर कैरेक्टर्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उनका खुद का भी आर्क होता है। शुरुआत से ही सेजल खुद को बहुत ही मॉरली अपराइट सभ्य औरत मानती है। मैं ना हर्ट होने वाला आइटम नहीं हूँ, तो तुम अपना देख लो जरा।
बट इट्स ओनली आफ्टर स्पेंडिंग सम डेज विद हैरी उसे रियलाइज होता है कि उसकी ये नॉटी, केयरफ्री, मेसी साइड ही उसकी असली पहचान है। हैरी के घर वाले कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही सेजल को भी अपने इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना था टू अल्टीमेटली गेट हर ट्रू लव। वीरा को भी सोफिस्टिकेशन के नाम पे घुट के रहने वाली लाइफस्टाइल की आदत हो रखी थी। प्लीज चलो यहाँ से, थोड़ी देर इस घर से दूर है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए? अच्छा गाड़ी तो स्टार्ट करो। बट महावीर के साथ ट्रैवल करके उसे मालूम भी नहीं पड़ता कि कब उसकी ट्रू रॉ साइड अपने आप बाहर आने लग जाती है। एंड फिर अल्टीमेटली महावीर के जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो इस चेंज का कितना बड़ा ट्रिगर था। क्योंकि आई फील पूरी जर्नी में मोर देन महावीर, वीरा नेचर से मेस्मराइज थी। उसको टाइम टू टाइम एक सेंस ऑफ ऑ महावीर के लिए नहीं बल्कि नेचर के लिए होता है। बट इट्स ओनली इन द फाइनल कन्फ्रंटेशन व्हेन शी इज सराउंडेड बाय टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स दैट शी रियलाइजेस द इफेक्ट महावीर हैड ऑन हर। अगर महावीर मुझे किडनैप करके ना ले गया होता, मगर अब ना मैं जा चुकी हूँ। जॉर्डन को भी लगता है कि रॉकस्टार होना दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। जिम मॉरिसन, जनार्दन जाखड़। बट अल्टीमेटली हीर से मिलकर उसे रियलाइज होता है कि वो फेम का नहीं बल्कि हीर के साथ उसे जो फील होता है उसका भूखा है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। आदित्य को भी लगता है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई है, बट इवेंचुअली गीत से मिला नजरिया उसकी लाइफ पलट के रख देता है। इवन वीरेन को भी लगता है कि कैरन उसके लिए आइडियल मैच है। शादी करनी है ना उससे? ऑफ कोर्स, पिछले 3 साल से चला आ रहा है हम दोनों के बीच। बट अदिति से मिलकर उसे रियलाइज होता है दैट ही नीडेड अ गर्ल जो उसे समझे। अदिति ना ओवरऑल अगर इन कैरेक्टर्स को कैटेगराइज करें जिनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता तो यस डेफिनेटली जैसा हमने देखा इनमें से कुछ का आर्क जरूर मौजूद होता है। बट अगर सभी के लिए कोई एक चीज कॉमन सोचे तो वो इन कैरेक्टर्स का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले कैरेक्टर्स से ज्यादा और काफी पहले मेस्मराइज होना है। हाँ, प्यार में दोनों कैरेक्टर्स ही पड़ते हैं बट दिस ऑलवेज वन कैरेक्टर जो पहले अट्रैक्ट होता है और कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले कैरेक्टर से पहले अपनी इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, विच मेक्स हिम और हर द कैटलिस्ट ऑफ टेकिंग द लव स्टोरी फॉरवर्ड। डोंट वरी, ये चीज आगे और क्लियर होगी। अच्छा, लव आजकल को लताड़ने के चक्कर में हम हैरी मेट सेजल के फेलियर के बारे में तो भूल ही गए ना। तो चलो ये समझते हैं कैसे ये मूवी इसलिए सफर करती है क्योंकि इम्तियाज अली ने इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले एस्पेक्ट को उतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं किया जिस तरह वो यूजुअली करते हैं। कैरेक्टर्स के इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बेसिकली 2 फेजेस होते हैं जो आपस में ओवरलैप करते रहते हैं, डिनायल एंड एक्सेप्टेंस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाला कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली अपनी उस ट्रू सेल्फ को डिनाई करता रहता है जो सामने वाला कैरेक्टर ट्रिगर करता है। तुम्हें समझ में नहीं आता जय, मुझे वो जगह खाली चाहिए जिसमें कोई दूसरा आ सके। टच में नहीं रह सकते, ये जरूरी है क्या? मैं पीछे वेट करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। मैं वेट करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ रहती है? बहुत हो गया, पीछे जा चल। वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था और ये मैं रियल में हूँ। एंड देन कम्स अ पॉइंट जहां वो डिनायल और एक्सेप्टेंस के बीच में कहीं होता है। और हो, सुहा साहा, वत 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 ऐसे सॉन्ग्स है जो क्लियरली इस स्टेज को पोर्ट्रे करते हैं। और इन्हीं गानों के बाद ये स्टेज अच्छे खासे टाइम तक चलता है जहां रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स अपनी नेचुरल साइड को ना कम्प्लीटली डिनाई कर पाते हैं ना एक्सेप्ट। अगर हीर जॉर्डन को दूर भगाती है तो उस चीज को लेकर रोती भी है। महावीर के सिर्फ रिएक्शन बता देते हैं कि वो वीरा की वजह से अपने इस हार्डकोर क्रिमिनल माइंडसेट को अब डाउट कर रहा है। एंड ये दोनों सीन्स आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस स्टेज क्योंकि यहाँ इन कैरेक्टर्स की डिनायल और एक्सेप्टेंस वाली पर्सनैलिटीज फुल स्विंग में क्लैश करती हैं। अब इन कैरेक्टर्स का ट्रू सेल्फ एक्सेप्ट करना एंड इन टर्न दूसरे कैरेक्टर को एम्ब्रेस करना जो होता है उसको इम्तियाज अली अपने एक सिग्नेचर टूल के थ्रू अंजाम देते हैं, सेपरेशन। मतलब इम्तियाज अली कैरेक्टर्स आर लिटरली लाइक टॉक्सिक सिचुएशनशिप्स। जैसे ही सामने वाले के दिल में प्यार जैसा कुछ उमड़ता है वैसे ही दे आर लाइक, मैं तो भाग रही हूँ। तो छोड़ देने में कौन? वही तो बात है। मुझे से मिला है विक्रम, मुझे जैसे मिलना है, मुझे से बात करनी है, ये सब शेयर करना है, जरूरी है। मुझे जैसे मिलना है, मुझे जाना है विक्रम। भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकाल। बेसिकली दोनों ही कैरेक्टर्स को सामने वाले के लिए अपने अंदर छुपी फीलिंग्स की डेप्थ उस इंसान के सेपरेट होने के बाद ही समझ आती है। एंड दैट टू उस टाइम जब वो अपनी सपोजिड आइडियल जगह होते हैं, एक ऐसा स्टेट जहां उन्हें लगता था कि वो खुश रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मीरा डे 1 से अपने बॉस विक्रम के साथ सपने सजाती है। दिल्ली का रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट हेड कर रहा है, कल मीटिंग है, अब वो किसी तरह उसके ग्रुप में घुस जाऊं। विक्रम मुझे डिस्कोथेक ले जाने के लिए तैयार हो गया है।
I'm dying to dance. बट शादी करने के बाद शी इज लाइक मैंने गलती कर दी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता। जय के साथ भी मीरो दूर अपनी ड्रीम जॉब मिलने पर यही होता है। ये तुम कर रही हो, तुम हो मेरी प्रॉब्लम। ओह मीरा। हीर भी अपनी आइडियल नीट एंड क्लीन मैरिज से जॉर्डन को दूर भगाने के बाद चीजें रियलाइज करती है। मुझे उस वक्त भी मालूम था मैं गलत कर रही हूँ, हर सेकंड पता था, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। जॉर्डन को भी हीर से दूर जिम मॉरिसन बनने पर ऐसा ही कुछ फील होता है। यही सब चाहता था ना, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। ये हीर नहीं है। आदित्य भी गीत को सी ऑफ करके अपने बेस्ट प्रोफेशनल फेज में आने पर उसके लिए फीलिंग्स रियलाइज करता है। पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स लॉन्च किए, सब कुछ कमाल का चल रहा है और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से गीत। ऑल्सो आदित्य का गीत को उसके ड्रीम बॉय अंशुमान के साथ छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना ही गीत का फाइनल डिसीजन ट्रिगर करता है। ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस बार मैं नहीं रोकूंगा गीत, ही इज वेटिंग फॉर यू। वीरेन भी अपनी ड्रीम गर्ल कैरन और उसकी फैमिली को मना लेने पर जब अदिति से इतने टाइम से बात नहीं किया होता तब उसे चीजें रियलाइज होती हैं। पराई लड़की। अदिति भी उसको खुद से दूर करके अपने कॉलेज एक्स महेश के साथ एंगेजमेंट वाले दिन चीजें रियलाइज करती है। क्या करना चाहती हो तुम? क्या कहता है तुम्हारा दिल? महावीर का भी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, लिटरली द फर्स्ट टाइम वी सी द गाय स्माइल, इस जब वो वीरा को छोड़ के आता है। हाँ? छत पे चले मगर पहले डिसाइड करती ना कि प्लान कितना करती है। Something that's completely different from what he wanted a while ago. यार लौंडिया एक कोठे पे बेचेंगे, ज्यादा लाड़ में मत आवा के, वहाँ की इज्जत और काय की ना है। वीरा को भी उसके मरने के बाद अपनी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड फैमिली के बीच इन फीलिंग्स का रियलाइजेशन होता है। अगर महावीर मुझे किडनैप करके ना ले गया होता, मगर अब ना मैं जा चुकी। एंड फाइनली तमाशा में भी दोनों अलग होके ही अपनी फीलिंग्स को ट्रूली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तारा कोर्सिका से आने पर फिर लगा ठीक हो जाएगा क्योंकि हमेशा ठीक हो जाता है, बट 4 साल हो गए और अभी भी वही हाल है। और वेद उसे भगाने के बाद अपनी आइडियल डिसिप्लिन लाइफ जीते दौरान नॉइज सेपरेशन से होता क्या है कि प्लॉट में एक टेंशन आती है कि उस बिछड़े इंसान का क्या हुआ होगा, वो किस स्टेट में होगा। इम्तियाज अली बिल्ड्स दिस सस्पेंस बाय मेकिंग श्योर कि सेपरेशन के बाद वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ कटिंग बिटवीन द टू। तमाशा रॉकस्टार के सेकंड हाफ में हम मोस्टली ये वंडर करते हैं कि तारा और हीर कैसी होंगी। जय को यूएस में देखते समय सस्पेंस इस बात का भी होता है कि मीरा ने क्या डिसीजन लिया होगा। सो ओवरऑल ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के स्टेजेस समझ आ रहे हैं ना, एब्सोल्यूट डिनायल, डिनायल और एक्सेप्टेंस के बीच में कहीं, सेपरेशन एंड फाइनली एक्सेप्टेंस। कमिंग टू जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म से तुम ये जरूर सीख जाओगे कि एक फिल्म मेकर जब कुछ नया और स्पेशली अपने टोकन अंदाज से एकदम हटके करने की कोशिश करता है तो कैसे वो नीतीश कुमार बन जाता है, ना इधर का ना उधर का। फिल्म में हम डिनायल वाला पहला स्टेज फर्स्ट हाफ में जरूर देखते हैं। तुमको क्या तो हर्ट हो रहा है? एग्जैक्टली मुझे इतना हर्ट क्यों? तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, क्योंकि तुझे तो पक्का नहीं ढूंढ रहा था मैं। बट व्हेन इट कम्स टू मोमेंट सर्विंग द सेकंड एंड द थर्ड स्टेज, जो मोस्टली इम्तियाज अली फिल्म के सेकंड हाफ का मेजॉरिटी हिस्सा होते हैं, दे आर वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। इट्स लाइक फर्स्ट हाफ में फिल्म ने दो लोगों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे को झेलते हुए, अननेसेसरी मुसीबतों में पड़ते हुए, मजा करते हुए दिखाया एंड इंटरवल तक आते आते एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट भी सेट कर दिया कि क्या सेजल हैरी की तरह कुछ फील कर पाएगी। मींस कि मैं शायद नहीं जाऊंगी, मैं ना हर्ट होने वाला आइटम नहीं हूं, तो तुम अपना देख लो जरा। Really? बट इंटरवल के बाद हम दोनों को फिर एक दूसरे को झेलते हुए, अननेसेसरी मुसीबतों में पड़ते हुए, मजा करते हुए देखते हैं, विच मेक्स अस फील कि इनके लव एंगल में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। इम्तियाज अली की फिल्मों में भले ही कैरेक्टर्स फन मोमेंट्स के थ्रू बॉन्ड करते हो, बट आगे स्पेसिफिकली इंटरवल पॉइंट पे उनकी कहानी एक सीरियस मोड़ ले ही लेती है। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला चरखा शुरू हो ही जाता है। यहाँ भी ये चरखा शुरू होता है बट रैंडम एक्स को गैसलाइट करके, लिटरली गैस नाम के गुंडे से जान बचा के, और फर्स्ट हाफ में बिलोंग करने वाले 2 अपबीट सॉन्ग्स में मजा मस्ती करने के बाद। ऑनेस्टली रिंग मिलने पे सेजल का डिनायल और एक्सेप्टेंस के बीच का जो इमोशनल स्टेट होता है उसे यादों में सॉन्ग के थ्रू बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। भाई यू नो द मैन नोज रोमांस, जब सिर्फ एक ड्राम, 2 एक्टर्स और एक एस्थेटिक सॉन्ग के साथ ही इज एबल टू ब्रिंग आउट सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोशेंट। बट इसके बाद क्या होता है, दोनों शादी में जाके वही फर्स्ट हाफ में बिलोंग करने वाले अपबीट सॉन्ग में मजा मस्ती करते हैं। मतलब फिल्म प्री क्लाइमैक्स में पहुंच जाती है बट स्टिल हम अपने कैरेक्टर्स को इवन रिमोटली वैसे ब्रेक डाउन करते या सीरियस होते नहीं देखते जैसे हमने बाकी कैरेक्टर्स को देखा था। हाँ, इसके बाद दोनों के बीच बहुत हैवी इमोशंस और क्रिंज गुजराती एक्सेंट से भरा एक एंगेजिंग आर्गुमेंट होता है। तुम क्या चाहते हो हेरी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ,
तुम क्या चाहते हो हैरी? जिसके बाद सेपरेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस वाले प्रोसेस को घर सॉन्ग के जरिए बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है। कसम से अगर इन दोनों सॉन्ग्स जितना इमोशनल क्वेश्चन पूरी फिल्म में होता तो एसआरके का कमबैक काफी पहले हो चुका होता। बट एज आई सेड, दीज मोमेंट्स आर वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन। जहां बाकी फिल्मों में लव स्टोरी सीमलेसली हर स्टेज पे प्रोग्रेस करती रहती है, वहाँ हैरी मेट सेजल इन स्टेजेस के बीच कभी रैंडम एक्स, कभी इमिग्रेंट गैंगस्टर या कभी हमारी प्लेलिस्ट सुधारने वाले गाने गुजर देती है। एंड ऑल ऑफ दिस आई फील मोर देन एग्जीक्यूशन was an ideation problem. इम्तियाज अली ने ये एलिमेंट्स ये सोच के डाले that he is making the ride more fun. Basically he himself wanted कि वो अपने टोकन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली साइकिल से ज्यादा एक फन फिल्म बनाने पे फोकस करे। I after Tamasha was trying to do something which was very un-Tamasha because I didn't want to be snooty. It was not plot oriented at all, and that was very challenging for me, exciting for me to do it. Hence the sixth film इस थ्योरी इज रियल। एक आइकॉनिक डायरेक्टर को अपनी छठी फिल्म में अचानक से खुद के यूजुअल ट्रोप्स को साइड रख के कुछ यूनिक ट्राई करने का मन करता है, एंड द रिजल्ट आज भी नो तुम सबको कितना सदमा देता है एंड मुझे कितना कंटेंट। वैसे कमिंग बैक टू सेपरेशन, इस वर्ड का सिग्निफिकेंस इम्तियाज अली की फिल्मों में शायद जितना हम सोचते हैं उससे और ज्यादा डीप है। बेसिकली दिस कैरेक्टर्स फॉल फॉर द अदर पर्सन नोइंग कि सूनर और लेटर उन्हें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। फॉरबिडन रोमांसेस वाले पॉइंट में मैंने समझाया था कि कैसे इन रोमांसेस का दी एंड डे वन से डिसाइडेड होता है। वीरेन और गीत का प्यार, और सेजल की शादी, वेद तारा का पैक्ट, जय मीरा के रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स, महावीर के पीछे पुलिस, यू नो इट ऑलरेडी। इसी ऑलरेडी नोन सेपरेशन की वजह से दीज रोमांसेस आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। मतलब ध्यान दो कैसे इन कैरेक्टर्स का बेस्ट टाइम, द टाइम जहां एटलीस्ट एक कैरेक्टर दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, इज वेरी शॉर्ट एटलीस्ट कंपेयर टू द टाइम दे हैव स्पेंड विद देयर फियांसे, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड्स या सिचुएशनशिप्स। दिस शॉर्ट लिव्ड क्वालिटी टाइम दे स्पेंड टुगेदर कंबाइंड विद ऑलरेडी नोन सेपरेशन दोनों कैरेक्टर्स को सोलमेट्स वाला फील देता है। अलग होने की अल्टीमेट रियलिटी पता होने के बावजूद, ये मालूम होने के बावजूद कि उनके बीच ये फीलिंग्स मरना एथिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, जब सिर्फ कुछ दिन साथ बिता के दे स्टार्ट फीलिंग थिंग्स फॉर द अदर पर्सन, तो मानो सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स जैसी बुकिश फैंटेसी वाले टर्म्स इन दो कैरेक्टर्स के लिए सच लगने लगते हैं। डिस्पाइट सो मेनी ऑड्स अगेंस्ट इट, फीलिंग्स इन कैरेक्टर्स के अंदर अल्टीमेटली उभरी जाती हैं। एक्चुअली ये सोलमेट्स वाला हेवनली टच उन डायलॉग्स में खास तौर पे दिखेगा जहां कैरेक्टर्स अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन फीलिंग्स को प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसे टैग्स नहीं देते, बल्कि ऐसे बयां करते हैं मानो उन्हें खुद ही ना पता हो कि ये क्या है, कैसे है। हाय वीरा। How are you? You're fine, हाँ? तुम ठीक हो? All good? कैसे हो यार? तुम ठीक तो हो ना? तुम खुश हो? सोच के बताती हूँ। तुम खुश हो कि नहीं तुम्हें नहीं पता? क्या हो गया है तुझे जे? हाँ? मैं थोड़ा हिल गया हूँ यार। तेरी प्रॉब्लम क्या है? गर्मी बहुत हो गई है। गरम गरम लगता है यहाँ पे, पता है? ऐसा लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं यहाँ। कुछ फील ही नहीं कर रही हूँ आजकल। जैसे कोई फिल्म चल रही है और मैं देख रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों करता हूँ मैं। कंट्रोल में नहीं है, मुंह अपने आप खुल रहा है। कंट्रोल ही नहीं कर पाता। कोई और ही बनी हुई है। मैं फिर बोल रही हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? I mean तुमको सिर्फ एक इंस्टेड ऑफ हर टाइम मैं ऐसे मतलब मैं मुझे भी बहुत What's going on? HEC देखो मम्मी, लोहा कटता है। ये जो तुम लोग फर्नेस में I mean कॉपर, एल्युमिनियम, वायर, मैं जो बात करना चाहती हूँ, कंडक्टर, लेकिन यहाँ जो सब जैसे ट्रांसफॉर्मर। मैं थोड़ी देर ले जाती हूँ। क्या आपने बोली? ऐसे ही डायलॉग से इम्तियाज अली फिल्म्स को एक स्पिरिचुअल टच मिलता है, मानो इन दो लोगों की कहानी को कोई और ही लिख रहा हो। तो क्या सीन है? पता नहीं भाभी। पता नहीं का क्या मतलब? पता नहीं मतलब पता नहीं। I don't understand. पता नहीं तो पता करो। मुझे बहुत कंट्रोल में नहीं है दिमाग। फिर लगा ठीक हो जाएगा क्योंकि हमेशा ठीक हो जाता है, बट ये कर क्या रही है? ये मैं कर रहा हूँ। ये दूर जा रही है मुझसे या पास आ रही है? 4 साल हो गए और अभी भी वही हाल है। 4 साल बाद? 1 साल से उसे देखा भी नहीं है मैं। 2 साल में कॉल की तुझे? बहुत कोशिश की,
और क्या हुआ? मेरे अंदर अंदर तो घुस गई है वो। I don't know what it is, you know, ये कोई वजह नहीं थी। ये सब लव एंड ऑल मैंने सोचा, मगर ये मीरा यार, अभी समझ ही नहीं आया रीना का। क्या करूं मैं उसका? ऐसा क्या है उसके पास? कुछ रीना के ही पास है जो कभी मिला नहीं। मेरी कोई चीज, पता नहीं क्या। लाइक तुम मेरे साथ हो। आप जब नहीं होते ना, फिर भी आप होते हो। समझ रहे हो? ऐसे होता है। ये पॉसिबल है ऐसा फील करना? मुझे पता नहीं था। मुझे पहले मालूम नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये लड़की छुपी है। ये मुझे भी अपने जैसा बना रहा है। आई कांट बिलीव मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ यार। मैंने ऐसे फील नहीं किया ना कभी। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया पहले। तो अब क्यों करें जब कुछ हो भी नहीं रहा है? उसके साथ मैं सारी बातें शेयर कर लेता हूँ जैसे तुम्हारे साथ करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही बिहेव क्यों करती हूँ जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है अदिति? टीना ये क्या है? तुझे समझ नहीं आई? क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये कुछ और है। कुछ फंसा हुआ है जय मेरे बीच। पर ऐसा कुछ होता नहीं है इस दुनिया में। मगर कुछ है जो अब तक गया नहीं है। जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। So this is it, huh? Can you feel it? This is what they say. अगर ये सच निकला तो क्या? कि एक चीज होती है, लव एंड ऑल, प्यार, जो एक बार होता है। लेकिन वो प्यार है तो फिर ये क्या है? पर ये क्या है? सोलमेट्स। क्या पता? जो एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और वो सारी बकवास जो वीर सिंह अपनी कॉफी शॉप में करता है, अगर पता चला वो सच है। तुमको क्या तो हर्ट हो रहा है? Exactly. वो क्या रहा है बॉस? Exactly. मुझे इतना हर्ट किया। तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। और आप हो कौन है? ये कौन है? ये क्या बन जाता हूँ मैं तुम्हारे सामने? सकते दिमाग खराब हो गया है मेरा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों घुस रही हूँ इसके अंदर? बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और। ये ऐसा ही क्यों होता है हर बार? जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है? अच्छा टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? एंड एक्चुअली आई फील डायलॉग्स में ऐसी एम्बिग्युइटी होने की वजह से ही हम सोशल मीडिया पे इम्तियाज अली फिल्म्स की इतनी पॉपुलैरिटी ऑब्जर्व करते हैं। ये इन कैरेक्टर्स की लाउड थिंकिंग ही तो है जो इनको इतना मेमोरेबल बनाती है। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेज, दैट इज एक्सप्रेसिंग। ये वो पार्ट है जहाँ कैरेक्टर्स सामने वाले के लिए अपनी फीलिंग्स का वेट समझ जाते हैं एंड दे कांट वेट टू एक्सप्रेस इट टू द अदर पर्सन। बोलो क्या करना चाहती हो तुम? क्या कहता है तुम्हारा दिल? मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है। देखो पाजी, बस हो गया। क्यों? वो तो बहुत देर हो गई अब। कल शाम तक तो पहुंच जाऊंगा ना मुंबई। और करोगे क्या? पता नहीं मैं क्या करूंगा। मगर वो एक्चुअली जा पुत्र, रब राखा। आत्मा एक हो जाए तो इंसान कब तक अलग रह सकती है? भटक ले रांझा जंगल पर्वत, कर ले वीरानियों से वास्ता, मगर मिल जाएगा रास्ता। चलने लगे पांव और आ जाएगा रांझा एक दिन तीर के घर। इसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकंसिलिएशन मोमेंट जन्म लेता है, क्योंकि मोर देन एक्सप्रेस करने वाला कैरेक्टर हम दूसरे कैरेक्टर के रिएक्शन के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि हाउ एक्सटेटिक दे वुड बी जब उनका प्यार फाइनली उनके पास आएगा, एंड दैट टू व्हेन दे हैड नो होप्स ऑफ दैट पर्सन रिटर्निंग। मैं माता हाली तुझे भूले से भी बोला ना मैं ये भी। Is something wrong? सब कुछ ठीक है ना? तुम सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे जवाब देने दोगे यार?
Okay. रॉकस्टार और हाईवे में ये रिकंसिलिएशन थोड़ा स्पिरिचुअल होता है बिकॉज 3 हैप्पी एंडिंग्स देने के बाद ब्रो सडनली डिसाइडेड टू ट्रॉमेटाइज अ होल जनरेशन ट्वाइस। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। अब इस रेकंसिलिएशन में भी ध्यान दो कि प्यार का एक्सप्रेशन सबटेक्स्ट में छुपा होता है। मतलब कैरेक्टर्स डायरेक्टली कन्फेस नहीं करते कि वो कितना प्यार करते हैं, इंस्टेड दे टॉक अबाउट अदर थिंग्स। स्टे कूल। आगे सबकी नजरें इस वक्त हमारे ऊपर है। कुछ टी कॉफी? वीरेन, तुम सवाल ही पूछते रहोगे या मुझे जवाब देने दोगे यार? आप कुछ भी मत कहो, आप सुनो। क्यों बात कर रहे हो मुझसे? बहुत कुछ सुनना है कि आप कैसी हैं, कहाँ रही इतने दिन? मेरी एंगेजमेंट चल रही है घर में वीरेन। एंगेजमेंट भी तोड़ दी है मैंने, रिंग भी नहीं है मेरी फिंगर में, देखो। उन्हें मालूम है कि तुम भाग गई हो? पता नहीं। पर मैं तो बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारी शादी के लिए। तो तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? उसमें मेरी क्या गलती? मैं क्या करूँ? ओके, एनीवेज तुम अब क्या करोगी? इस हीरे के बदले वो सब टॉर्चर आपको दूंगी। हाउ एक्साइटिंग! इट्स रिडिकुलस। ऐसा होता है क्या जिंदगी में? उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं हूँ नहीं ने, नाइस स्वीट। मेरे पास बहुत यूनिक तरीके है ताचका। मैं तो वो वाली औरत हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के टूर गाइड के साथ भाग जाती है। सुनने में कैसे लग रहा है? भाग गए? हाँ? ओके वीरेन, समझ गई। पर्टिकुलरली ऐसी बात है जो कोई इनसाइड जोक या उनके बीच की बात रही हो, दैट इज ओवरऑल अ बैंटर। ओह बाय द वे, डॉन। और आप? मैं। जी आप? कोई तो होंगी आप। और आप? मैं। जी आप? कोई तो होंगी आप। तो मैं आपको माता कहूँ या भारी? तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? देखो मैं पायलॉन नहीं करना चाहता हूँ, मैं पायलॉन नहीं करना चाहता, मगर ये रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा लैला मजनू, ये जन्म जन्म का साथ टाइप के लोग, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं, राइट? हीर रांझा जन्म जन्म का साथ टाइप के लोग, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं। हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, आम जनता, द मैंगो पीपल। हम लोग रेगुलर लोग हैं, आम जनता, मैंगो पीपल, राइट? एंगल नया है, मुझे लगता है इसे और डिस्कस करना चाहिए। नया एंगल है, हमें इसको और डिस्कस करना चाहिए। तू हमेशा करेक्ट बात बोल देती है जाने मन, तू हमेशा करेक्ट बात बोल देती है जाने मन। तो मैं नीचे आ जाऊं? आ जाओ, बिकॉज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सी चलता ही नहीं है। वो आ रहा है। कौन? अंशुमन। वो आ रहा है। कौन? मंजीत, इधर देख रहा है? हाँ तू पीछे हट। इधर देख रहा है? हाँ देख रहा है। मैं तुम्हारा अब और एहसान नहीं ले सकती। तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर, सिर्फ एक, कि तुम अंशुमन को वापस ले आए, वरना मैं कभी समझ नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूँ। सिर्फ अपने दिल की बात सुनोगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने दिल की बात सुनने वाली हूँ आदित्य, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे इतना पूछ कर रही हूँ और तुम बोल रहे हो ये सब मत करो, तुम मुझे टर्न ऑन नहीं करती, तुम इस लायक ही नहीं हो। पर उससे पहले कोई और मिल जाएगा जो ले जाएगा तुम्हें उठाकर। तो गुड ओनली ना, एटलीस्ट वो तो समझेगा मैं इस लायक हूँ। सीन किया तुमने उसके साथ 2 साल और मैं इस लायक नहीं। सीरियसली? हाँ? इससे ज्यादा लायक हूँ मैं। तुम अब मुझे बता सकते हो मैं कितनी लायक हूँ, तो बता दो। जंगली जवानी। माय गॉड, जंगली जवानी। जल्दी में हो? जल्दी में हो? नहीं। ठीक से पकड़ो ना, जोर से। ठीक से हक करना यार, जोर से।
इससे होता क्या है कि जिस मोमेंट का हम इंतजार करते हैं, जहां ये दो कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए अपने अंदर छिपा सारा प्यार एक्सप्रेस कर देंगे, वो मोमेंट इम्तियाज अली ऐसे बैंटर क्रिएट करके डिले करते हैं, जिससे हमारे अंदर उस मोमेंट को देखने की अर्ज और उबलती जाती है। एंड फाइनली रादर देन डायलॉग्स, कैरेक्टर्स अपने एक्सप्रेशंस, अपने एक्शंस के थ्रू सामने वाले के लिए प्यार एक्सप्रेस करते हैं। And then as usual we have the mandatory end credit song, which totally represents my 3 AM mood swings. बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के, फिर आजा कुड़ी आजा के तुम्हें तू कौन है बता। तो एक लव स्टोरी के 3 स्टेजेस इम्तियाज अली कैसे पोर्ट्रे करते हैं ये हमने समझ लिया, बट स्टिल देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स इन इस फिल्म जिनको थोड़ा और बारीकी से समझने की जरूरत है। लाइक म्यूजिक, भाई साहब इम्तियाज अली एंड म्यूजिक इज स्टिल द बेस्ट लव स्टोरी प्रोड्यूस इन बॉलीवुड। मतलब बाकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इतना अच्छा म्यूजिक नहीं होगा जितना इम्तियाज अली की फ्लॉप अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्मों में होता है। एंड द स्टैंड आउट क्वालिटी जो मैंने इम्तियाज अली की म्यूजिक में ऑब्जर्व की वो है सेटिंग द मूड। किसी भी टाइप के गाने में वो हमें इंस्टेंटली इमोशन सर्व नहीं करते, रादर ही टेक्स टाइम सो दैट हम धीरे धीरे मूड में आए। ये चीज उनके गानों में एक ट्रांस टाइप फीलिंग के थ्रू प्रूव होती है, चाहे वो हमिंग हो या सर्टेन ट्यून्स। ये दोनों ही ज्यादातर इम्तियाज अली सॉन्ग्स को एक अदर वर्ल्डली स्पिरिचुअल फील देती हैं। इसके अलावा जो फन सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी लिरिक्स के थ्रू प्रूव हो जाएगा कि इम्तियाज अली मूड बनाने को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो भी फन सॉन्ग्स होते हैं उसमें एक थीम होता है। हम तुम में लड़का लड़की के थीम पे पूरा गाना होता है, बलम पिचकारी में होली का इम्पैक्ट मेन थीम होता है। वहीं दूसरी तरफ राधा, मटर गश्ती, कत्या करूं, पटाखा गुड्डी जैसे फन सॉन्ग्स में थीम तो होता है, बट उस थीम को ऐसी लिरिक्स के पीछे छिपाया जाता है जो सरफेस लेवल पे जिब्रिश साउंड कर सकती है। कसम से पहली बार मटर गश्ती सुनते टाइम मुझे लिटरली लगा था कि लिरिसिस्ट झल्लन कुमार है, जो मन में आया चेप दिया। But then I was finally enlightened by Lord Irshad Kamal's majesty when I read the translation of these songs. मटर गश्ती के फर्स्ट पैरा में सबटेक्स्ट ये है कि पहले ये बंदा मोस्ट प्रोबेबली इन चाइल्डहुड कितना केयर फ्री था, बट फिर लाइफ ने ऐसा पासा फेंका, बेसिकली एडल्टहुड, कि बंदा बुरा फंस गया। एंड देन आने वाले पैराज में खो खो जैसे चाइल्डहुड गेम और लैला शिरीन जूलियट जैसे बचपन में सुने किस्सों के थ्रू बंदा अपनी सपनों की मलिका को डिफाइन करता है। उसे ये समझाता है कि वो जंगल, मेले, काबा या काशी में नहीं बल्कि व्हाट्सएप और ट्विटर पे उसे आसानी से मिल जाएगा। यानी मटर गश्ती इज अबाउट द गाय इंटरनली वांटिंग हिज लवर टू सीक हिम, हील हिम एंड ब्रिंग हिज चाइल्डहुड सेल्फ बैक, जो बेसिकली पूरी मूवी का जिस्ट है। सिमिलरली राधा ऊपर से एक फन सॉन्ग लगेगा, बट मीनिंग पढ़ने में पता चलता है कि यहाँ प्यार में ऑलरेडी जल चुका लड़का जो खुद को इश्क जैसे स्यापे से काफी दूर ला चुका है इज डिस्क्राइबिंग द केओस ऑफ लव एंड मीनवाइल इज बीइंग टेम्प्टेड बाय अ गर्ल जो उसकी राधा होने का वादा करके उसके ट्रस्ट इश्यूज मिटाने की कोशिश कर रही है। यानी बेसिकली इस फन सॉन्ग में मेकर्स ने हैरी के रूड ब्रूडिंग टूरिस्ट गाइड एक्सटीरियर से उसकी सॉफ्ट वनरेबल पंजाबी मुंडे की इंटरनल साइड पे बड़े स्मार्टली ट्रांजिशन किया है। सिमिलरली कत्या करू में कॉटन के स्पिनिंग व्हील को यूज करके लड़की ये एक्सप्रेस करती है कि कैसे वो जिंदगी भर अपने लवर की इबादत करती रहेगी। वेयर द कांस्टेंट स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट्स हर ब्रीदिंग एंड द कॉटन रिप्रेजेंट्स हर लवर्स एसेंस। यानी दिस फन साउंडिंग सॉन्ग इज एक्चुअली अ मेटाफर कि कैसे ये लड़की अपनी अंतिम सांस तक अपने लवर की इबादत करती रहेगी, समथिंग जो अल्टीमेटली मूवी में होता भी है।
एंड फाइनली पटाखा गुड्डी जंगल रिलेटेड टर्म्स यूज करके एक लड़की का नेचर से स्पिरिचुअल कनेक्शन बयां करती है, समथिंग जो वीरा का कैरेक्टर आर्क था ही। यही ट्विस्ट मैं समझाना चाह रहा था कि इन फन गानों में ऐसे थीम्स को इस तरह लिखा और गाया जाता है कि सरफेस लेवल पे दे वुड फील लाइक सम ऑर्गेनाइज्ड जिब्रिश, जिसका मकसद बस ताल बैठा के मूड बनाना है, बट थोड़ा अंदर झांको तो मैरियाना ट्रेंच से ज्यादा डीप बातें देखने लगेंगी। ऑल्सो इम्तियाज अली उन फिल्म मेकर्स में से है हु वीव देयर स्टोरी विद म्यूजिक। अगर तुम्हें म्यूजिकल मोटिव का सही मतलब समझना है तो बस इनकी फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान दे लो। रॉकस्टार में तुम हो के पियानो ट्यून हम फिल्म के 2 सिग्निफिकेंट हगिंग सीन्स में सुनते हैं, जब दोनों के बीच का प्यार जन्म लेता है एंड जब फाइनली दोनों का साथ आने का इंतजार खत्म होता है। ऑल्सो इन ऑर्डर टू डिनोट कि कैसे दोनों के बीच के प्यार का हद से ज्यादा बढ़ जाना ही हीर को कमजोर बना रहा है, अगेन इसी ट्यून के ट्रैजिक वर्जन को यूज करके बताया गया है। हाईवे में वी आर नेवर टोल्ड कि महावीर की मां के साथ क्या हुआ था, बट सुहा साहा गाने का ये विजुअल और महावीर का अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते दौरान सुहा साहा की ही ट्यून बजना इंडिकेट्स की जो गरीब औरतों की ट्रेजेडी वो बता रहा है, एक्चुअली वो उसने अपनी मां के साथ होते देखी है। और लेकर कौन जागो? रणधन भाई वाकई अपना घर वाला दरवाजा खोलेगा और वो अपनी लुगाई लेके घर वापस, और अपना सारा गुस्सा लुगाई पे निकालेगा। एंड यही सेम ट्यून महावीर के सडन हृदय परिवर्तन को और बिलीवेबल बनाने के लिए यूज की जाती है। बस मर जाऊंगा, तो मर जा, दिल तो दुआ दिल। मैं कह रहा हूँ तू चली जा, बहुत बुरा होगा, चली जा। लव आजकल में भी देयर इज दिस स्पेसिफिक ट्यून जो हर उस मोमेंट में रहती है जब जय और मीरा एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं। चाहे ब्रेकअप पार्टी हो, It's the era of communication. दोनों का एक दूसरे की सीरियस डेटिंग का पता लगना। Okay. देखो बंदा अच्छा है। So, देख लो, चली जाओ डिनर पे। तुम समझ सकती हो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मैं बाहर निकल रहा हूँ, फाइनली। या शादी के बाद मीरा का जय से दूर होना। मुझे जय से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, ये सब क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ या कहाँ हूँ मैं। ऐसा नहीं चल सकता विक्रम। मगर कुछ दिन बाद उसे लगेगा कि गलती करती। जय को अभी तक पता नहीं चला है विक्रम। वीर सिंह के भी हरलीन से अलग होने पर एक स्पेसिफिक बीजीएम सुनाई पड़ता है, वो जा रही है 1000 मील दूर, जो हम मीरा और जय के अलग होने पे भी सुनते हैं, which further strengthens the interconnectivity of the two love stories। नई वाली लव आजकल में भी रघु की इनोसेंट साइड के लिए एक सर्टेन ट्यून है। मेरा टाइम था और मैं बैठ के बस सोचता था रीना के बारे में। पर्सनल काम। तमाशा की भी जरा ये ट्यून सुनो। आगे यही ट्यून इस मोमेंट पे यूज होती है। अच्छा टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है। हेंस इस एक सिंपल ट्यून से इम्तियाज अली ने हमें कन्वे कर दिया कि वेद इस मोमेंट में क्या सोच रहा था। ये ऐसा ही क्यों होता है हर बार? अच्छा टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है। सिमिलरली जब तारा वापस कोलकाता जा रही होती है और वेद अपनी कहानी खत्म कर रहा होता है तो दोनों जगह सेम बीजीएम होता है। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया, कहानी खत्म। क्यों? वो क्या होता है? तो कैसी लगी कहानी पापा? एंडिंग खराब है ना? एंडिंग सही थी तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे।
indicating the tragic ending of both their fairy tales. Harry Met Sejal में there are two separate tunes जो by the way बहुत similar लगती हैं, which represent both of them feeling things. And इसमें भी ध्यान दो कि इन दोनों tunes का एक progression है. Initially ये tune हैरी का एक strange घर वाली feeling महसूस करना denote करती है. I don't understand. And then this tune is used to denote Harry falling for Sejal. ये सही. Similarly एक दूसरी ट्यून सेजल की न्यूली फाउंड फ्री एंड कॉन्फिडेंट साइड डिनोट करती है. And then this tune is used to denote Sejal falling for Harry. And ultimately climax में हम दोनों ट्यून्स को साथ में सुनते हैं. उसको ढूंढ रही थी. लव आजकल और तमाशा का क्लाइमैक्टिक यूनियन भी दो प्रीवियसली यूज्ड ट्यून्स और सॉन्ग्स को दोबारा यूज करके हाईलाइट होता है. ये तुम कर रही हो. ओह मीरा. इसके अलावा इम्तियाज अली इन म्यूजिकल मोटिव्स के थ्रू सीक्वेंसेस को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल तमाशा और रॉकस्टार होंगे. फॉर एग्जांपल मटर गश्ती की ट्यून्स को इस सीक्वेंस में गुजरती परेड के थ्रू बिट बाय बिट बिल्डअप किया है, जो वेद और तारा की बढ़ती बॉन्डिंग हाईलाइट करता है. धोखे को खिलाने का टच अच्छा था, मगर पिलाना I don't know. इस सीक्वेंस में वेद का तारा से रियलिटी चेक मिलने के बाद एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में जाना इस ट्यून के थ्रू रिप्रेजेंट होता है. Wait, let it go, it's fine. Just अंदर आओ, okay? वेद, वेद. मैथ समझ नहीं आती है मुझे. आगे बोलो. तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली. सब कुछ जीरो था. सर छुपाने के लिए छत नहीं थी. साले. सिमिलरली इलेक्ट्रिक गिटार रिफ्स वेद की अपनी नॉर्मल लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने वाले सीक्वेंस को स्टैंड आउट कराती हैं. Such a nice, kind man. माफ कर सकते हो प्लीज सर. सिक्योरिटी, इस आदमी को ऑफिस के बाहर भेज दो. Which is really very similar to Rockstar का ये सीक्वेंस. क्या करूं मैं? क्या तरीका है? कैसे मैं? What the hell? What's your bloody problem? एक मौका दे दे हीर, बहुत मेहनत करूंगा. लगता है सच्चा प्यार हुआ नहीं तुझे. इट इज डिफरेंट. चांस नहीं देगी तो पता कैसे चलेगा? बात करना जरूरी है. यहाँ सर्कमस्टेंसेस का हीर और जॉर्डन को साथ लाने का सीक्वेंस भी तुम हो के इलेक्ट्रिक गिटार वर्जन के अराउंड डिजाइन किया गया है. एंड एक्चुअली इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये फिर से उड़ चला वाला सीक्वेंस है. सबसे पहले हम इस गाने की गिटार ट्यून यहाँ सुनते हैं. या अभी भाग चले. This kickstarts Jordan's journey as an artist away from Heer. For the next 24 minutes हम जॉर्डन को इस सफर पे देखते हैं, एक बहुत ही सटल खालीपन के साथ. हीर का इन 24 मिनट एक भी विजुअल ना दिखना काइंड ऑफ समराइजेस द रीजन फॉर दैट एम्प्टीनेस, जो फाइनली इस पॉइंट पे आगे खत्म होती है, where we again hear this guitar tune.
तब भी तुम प्राग नहीं जा रहे। यूरोजाम की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था। आई वाज रियली सरप्राइज्ड। उसको वहां ले जा रहे हैं। रेडी रेडी रेडी। एक सेकंड, एक कॉल कर लूं। आगे भी ये गिटार ट्यून तब सुनाई पड़ती है व्हेन देयर लव स्टोरी टेक्स पॉजिटिव टर्न्स। ये कैसे हो? यानी दिस गिटार ट्यून क्लियरली सिंबलाइजेस जॉर्डन और हीर के रिश्ते की एक्साइटमेंट। अब देखो इस सीक्वेंस में सेम सॉन्ग की फ्लूट वाली ट्यून को कैसे यूज किया गया है। ये फ्लूट वाली ट्यून हमें उन जगह सुनाई पड़ती है जहां जॉर्डन की मंचली साइड का मेंशन हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जी, जिनका दिमाग कहीं और होता है। आप लोग बैठ जाइए, चाय कॉफी मंगा लीजिए। यानी दिस ट्यून रिप्रेजेंट्स जॉर्डन्स मंचली साइड। इसके अलावा इस सीक्वेंस में कुन फाया कुन भी होता है, जिसकी ट्रांस टाइप ट्यून्स कुछ ऐसी होती हैं। अब ये ध्यान दो कि इस मोमेंट में उस्ताद जमील खान की सिफारिश से जॉर्डन का करियर शुरू होता है, यानी उसकी मंचली साइड को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है। एंड यही एग्जैक्ट चीज दोनों ट्यून्स को ओवरलैप करके कन्वे की गई है। मतलब ये लड़का उस्ताद जी ये दूसरी चीज है डिंगरा, उसकी इनायत है। हमने कह दिया ना डिंगरा साहब। मतलब सेम गाने को दो ट्यून्स में बांट के अलग अलग आइडियाज कन्वे कर दिए। सिनेमा। अच्छा, आई डोंट नो तुम में से कितनों ने ध्यान दिया होगा कि हीरो और जॉर्डन का डायनामिक एक फन फिल्ड फ्रेंडशिप से एक सेंशुअली चार्ज टॉक्सिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मात्र 10 से 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता है। बट अगेन इट्स द बैकग्राउंड म्यूजिक जो इस शिफ्ट को एक नेचुरल फील देता है। हवा हवा के बाद जब दोनों कैरेक्टर्स धीरे धीरे इंटीमेट होते हैं तो नोटिस करो बैकग्राउंड में अगेन एक स्पिरिचुअल ट्यून ग्रो करती है। जॉर्डन, क्यों? तुम्हें पता नहीं क्यों? क्योंकि ये गलत है। जॉर्डन, तुम समझते क्या हो? हाँ, सिमिलर टू द टाइम जब पहली बार हीर जॉर्डन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एक बात बता। पूछना मत कुछ भी, वरना मैं सच बोल दूंगी। हाँ? कैसी लग रही हूँ? या फिर जब दोनों दोबारा मिलते हैं। लंच पे ले जाऊंगी मैं किसी अच्छी जगह। और कर क्या रहे हो तुम यहाँ? हाँ? प्लीज टेक द कार होम। जब हैरी मेट सेजल में ऑपरेटिक म्यूजिक का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही काफी खूबसूरत तरीके से हुआ है। बेसिकली सीक्वेंस की शुरुआत सेजल की बिटर स्वीट फीलिंग से होती है जब उसे पता चलता है कि ये फन ट्रिप जल्दी खत्म होने वाली है। मैं इसको पैक करके ले जाऊंगी। अब इसके जस्ट बाद दोनों ओपेरा देखने जाते हैं। क्रेडिट टू ओपेरा का थीम एंड SRK अनुष्का की बेस्ट परफॉर्मेंस इन द होल फिल्म। दिस ट्रिप खत्म होने वाली बिटर स्वीट फीलिंग इज ब्यूटीफुली मैनिफेस्टेड इन दिस ओपेरा म्यूजिक। अब बस 2 सीन यानी मोटा मोटी 9 मिनट बाद जब सेजल को रिंग मिलने पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होता है तो विदाउट एनी वर्ड स्पोकन हम उसकी फीलिंग से रिलेट कर जाते हैं, बिकॉज़ व्हाट वी हियर एज अ सॉन्ग इन द बैकग्राउंड इज द हिंदी वर्जन ऑफ दैट सेम ओपेरा। यादों में जलते रहे। ऑल्दो ये शब्द इम्तियाज अली से सिनोनिमस हो गया है, बट जेन्युइनली दिस इज हिज मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग। फिर अगले सीन में भी ये सॉन्ग एक बहुत ही ऑकवर्ड इंटीमेट मोमेंट में मरहम की तरह काम करता है। यादों में जलते रहे। अच्छा, फाइनली कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअल अदर वर्ल्डली ट्रांस थीम्स, तो वो इम्तियाज अली फिल्म्स में भर गए हैं। रॉकस्टार में तो हीरो और जॉर्डन की पूरी लव स्टोरी को एथीरियल फील देने के लिए उनके ज्यादातर इंटरेक्शंस में ट्रांस टाइप अदर वर्ल्डली ट्यून सुनाई पड़ती हैं। क्या किया तूने? हाँ? पागल हो गया है तू? Stay there, don't move. चल, तेरा प्लान पूरा हो गया। अब मैं अपने घर में ठीक नहीं रह पाऊंगी। क्या? ऐसी भी सिक्योरिटी होती है, पता ही नहीं था।
हाई टेक था मामला। तुझे बाहर नहीं आना था हीर, अब ना मुझे तेरे पास आना पड़ेगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल ये मोमेंट होगा जहां ध्यान दो जब जॉर्डन किसी और एनर्जी के उन दोनों को साथ लाने की बात करता है तो कुन फाया कुन की ट्रांस टाइप ट्यून सुनाई पड़ती है। ये कुछ और है जो तुझे और मुझे साथ ला रहा है। रह नहीं ना पाए हम अलग, नहीं रह पाए। आई मीन द फैक्ट कि फिल्म के टाइटल में रूमी के एथीरियल कोट के पीछे ऐसी ट्यून्स होती हैं काइंड ऑफ सेट्स द मूड ऑफ दिस लव स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट। एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। हाईवे की शुरुआत में भी हम ऐसा ही कुछ सुनते हैं। जो मूवी में दोबारा तब तब सुनाई पड़ता है जब जब वीरा सफर में गुम हो जाती है। ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि रास्ता कभी खत्म ना हो। हीर जॉर्डन की तरह ही वीर और जोई की लव स्टोरी में भी इम्तियाज अली ने ये ट्रांस फील देने की कोशिश की। तुम्हारे साथ रहने के लिए। बट जब फिल्मी मीडियोकर है तो ऐसा साउंड डिजाइन क्या ही करता बेचारा। अब लास्ट डिपार्टमेंट जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है आर्ट डायरेक्शन। लिटरली इम्तियाज अली इज द फर्स्ट डायरेक्टर जिसने मुझे इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने पे मजबूर किया है। एंड पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको देख के शायद इम्तियाज अली भी कहे मैं कब हो गया ये। सो इसे एज एन इंटरप्रिटेशन देखना, नॉट एज अ क्लेम। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रास्ट। यहाँ जब हीर के हक से उसकी और जॉर्डन की दुनिया बदलने वाली है तो देखो कैसे पूरा लॉफ्ट ब्राउन कलर में डूबा हुआ है एंड उसी से मैचिंग जॉर्डन ने ब्राउन जैकेट पहन रखी है जिसकी वजह से हीर इज द ओनली एलिमेंट इन द फ्रेम जो स्टैंड आउट करती है, विच क्लियरली सिग्निफाइज द एथीरियल टच शी इज गोना ब्रिंग इन हिज लाइफ। सिमिलरली इधर वेद भी तारा से कॉन्ट्रास्टिंग लाइट ब्राउन शर्ट में आसपास के हिली लैंडस्केप से मर्ज होता दिखता है एज इफ वो उन्हीं पहाड़ों का हिस्सा हो जिनसे वो बातें करता है। ऑल्सो थ्रू आउट द कॉर्सिका सीन्स तारा के आउटफिट्स में व्हाइट किसी न किसी वे में मौजूद होता है एंड इसीलिए शायद क्लाइमैक्स में वेद को व्हाइट शर्ट पहने दिखाया है, सिग्निफाइंग हाउ ही इज टोटली कंज्यूम्ड बाय तारा नाउ। जब वी मेट के शुरुआत में भी इम्तियाज अली ने आदित्य की स्मार्टनेस हाईलाइट करने के लिए उसे टाई वाई उतार के ट्रेन में चढ़ता दिखाया है क्योंकि जब आदमी टीटी लग रहा हो तो उसका टिकट कौन चेक करेगा। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आई डोंट नो तुम में से कितनों का ध्यान गया होगा कि हीर अपने आखिरी दिनों में जॉर्डन के कपड़े पहनती है। वैसे व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल कलर जो इम्तियाज अली फिल्म्स को डिफाइन करने के लिए यूज हो सकता है तो वो है ब्लू। हर इम्तियाज अली कपल अपनी लव स्टोरी के क्रूशियल मोमेंट्स में एटलीस्ट एक बार ब्लू शेड में नजर जरूर आता है। जय मीरा, हीर जॉर्डन, वेद तारा तीनों अपनी कहानी के शुरू में ही ब्लू शेड्स में दिखते हैं। गीत और आदित्य भी थ्रू द जर्नी इन शेड्स में घुल जाते हैं। इवन महावीर और वीरा का रोमांटिक एंगल जब शुरू होता है तो ब्लू उनके लुक का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। फाइनल मोमेंट्स में महावीर को याद करते दौरान तो वीरा फुल्ली ब्लू में होती है। हैरी ने भी ब्लू पहना होता है व्हेन ही इज फॉलिंग फॉर सेजल एंड इवन एयरपोर्ट पर अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करते दौरान दोनों ने ब्लू पहना होता है। वेद और तारा ने तो अपने रियूनियन के टाइम भी ब्लू पहना था और अंदर दे वर वेयरिंग व्हाइट, जो शायद पहली वाली थ्योरी को भी सपोर्ट करता है। हाँ नहीं अच्छा ओके। एक्चुअली इस ब्लू वाली थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ लव आजकल है। इस लव स्टोरी के ज्यादातर क्रूशियल सीन्स में तुम्हें ब्लू जरूर दिखेगा। दोनों ब्रेकअप का डिस्कशन ब्लू में करते हैं। ब्रेकअप पार्टी के बाद आखिरी सेंड ऑफ के दौरान बैकग्राउंड में देयर इज ब्लू। वीर जब जय को मीरा की उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस समझाता है तो उसका आउटफिट एंड इवन द बैकग्राउंड इज इन ब्लू। जय मीरा को सी ऑफ करते टाइम ब्लू ऑर्किड्स देता है। हरलीन को आखिरी बार देखने वीर सिंह ब्लू आउटफिट में जाता है। हरलीन और वीर जब पहली बार मिलते हैं तो दोनों ने ब्लू पहना होता है। उसका पीछा करते टाइम भी ब्लू इज ओमनी प्रेजेंट। हीर के लिए अपनी फीलिंग्स की डेप्थ रियलाइज करते टाइम भी ही इज इन ब्लू। हरलीन से दिल्ली में मिलते टाइम ब्लू पगड़ी। जय और मीरा भी दिल्ली में मिलते टाइम ब्लू आउटफिट्स में होते हैं। नॉट टू इग्नोर द ब्लू एलिमेंट्स इन द बैकग्राउंड। न्यू ईयर्स ईव की पार्टी का बैकग्राउंड इज फिल्ड विद ब्लू लाइट। सिमिलर ब्लू लाइट्स मीरा की शादी में जय के अपनी फीलिंग्स रियलाइज करने वाले पूरे सीन में होती हैं। वीर हरलीन को वापस लाने अगेन ब्लू पगड़ी में ही जाता है। और जय और मीरा भी जब फाइनली एक साथ आते हैं तो मीरा एंड द बैकग्राउंड इज फिल्ड विद ब्लू। एंड फाइनली फिल्म के फाइनल शॉट में भी दे सीम टू बी कंज्यूम्ड बाय द वाइट ब्लू स्काई। इवन लव आजकल 2 में बहुत ऐसे मोमेंट्स मिल जाएंगे वेयर ब्लू इज डिपिक्टिंग लव। पर्टिकुलरली यहाँ ध्यान दो, हियर द होल डिबेट बिटवीन जोई एंड हर मॉम रिवॉल्व्स अराउंड लव एंड करियर। अगर मैंने अपना करियर गिव अप करके तुम्हारे डैड से शादी करके चिल नहीं किया होता ना तो रोज इस किचन में खड़ी होकर रोटियां नहीं बेल रही होती। एंड यहाँ जोई ने सिर्फ एक साइड ब्लू पहना है जो शायद उसका इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन हाईलाइट करता है। I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
अच्छा है कि वीडियो रैप अप करने का टाइम आ चुका है। कसम से अगर ओलंपिक में लंबे लंबे वीडियोस चबा जाने का स्पोर्ट होता ना तो तुम सबको एक एक मेडल मिलना था। हाँ आई नो इस 1.5 घंटे के सफर में मैंने चमकीला को ऐसे इग्नोर किया जैसे अंबानी वेडिंग में बॉलीवुड वालों ने अपने एक्सिस को। बट द थिंग इज चमकीला बायोपिक होने के कारण बाकी फिल्मों से काफी अलग है। ये सीक्वेंसी एलिमेंट्स लाइक मोरालिटी एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसकी वजह से ही इम्तियाज अली को इस रियल लाइफ स्टोरी में इंटरेस्ट आया होगा। बट स्टिल जिन्होंने फिल्म देखी है दे नो कि ये कितना अलग एक्सपीरियंस था। एंड आई होप ऐसा तुम लोग इस वीडियो के बारे में भी कहो, बिकॉज मे बी दिस वाज द फाइनल टाइम जब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज से काम चलाना पड़ा हो।